एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम एक नया फ्रेश शानदार धुरंधर जबरदस्त टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है आपकी इम्यूनिटी। चलिए, इसमें पढ़ के आपको बहुत आनंद आने वाला है। इम्यूनिटी अपने आप में एक पूरा एक सब्जेक्ट होता है। व्हेन आई वाज इन पीजी मेरे पास एक पूरा सब्जेक्ट था इम्यूनोलॉजी, पर आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं, मज़ा बहुत आएगा। ओके, और अगर आप इसी मज़े के साथ नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं और आईआईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो द एक्सपीरियंस टीम ऑफ द मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करेगी। और डेफिनेटली अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। और आपको पता है कि अगर आपकी मैडम बोल रही है तो कुछ तो बात होगी इनमें, ठीक है, क्योंकि इनकी एक मेंबर मैं खुद हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। इम्यूनिटी, ठीक है, क्या होती है इम्यूनिटी? क्या समझ में आता है आपको इम्यूनिटी से? शरीर की वो क्षमता जिससे हम किसी भी रोग से लड़ सकते हैं, इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। समझ में आ गई बात? शरीर की वो क्षमता, इट इज द पावर ऑफ योर बॉडी। तो आप कितना पावर है आपके पास कि आप किसी डिजीज से लड़ सकते हैं, ये है आपकी इम्यूनिटी। अब किसी के पावर कम होता है, किसी का पावर ज़्यादा होता है। जिसका पावर कम होता है उसके में बीमारियां ज़्यादा होती है, जिसका पावर ज़्यादा होता है उसको बीमारियां कम होती हैं। सो इट इज जस्ट द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू क्वारल विद द इन्फेक्शन, टू फाइट विद द इन्फेक्शन। ठीक है, यही लिख देते हैं अपन, क्योंकि इसके पास इसकी डेफिनेशन भी है मेरे पास, घबराना नहीं है अपने आप को। ठीक है, चलिए। सो इट इज द एबिलिटी of the body to fight with what? शिप्रा मैम, to fight with infection। ठीक है बच्चों, सो ये आपकी बॉडी की वो एबिलिटी है जिससे आप इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। क्लियर हो गई बच्चों जी इतनी बात? आई होप कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इट इज नॉट विजिबल, ठीक है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट विद द इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के पास कितनी एबिलिटी है। इफ यू हैव वेरी हाई एबिलिटी यू कैन फाइट मोर एंड मोर विद मोर एंड मोर इन्फेक्शंस, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपकी एबिलिटी कम है तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे यार। अब ये कैसे बढ़ सकती है? अच्छा खाना पीना खाओगे तो इम्यून सिस्टम बढ़िया रहेगा, क्योंकि नई नई सेल्स बनती रहेंगी, नई नई सेल्स आपकी इम्यूनिटी में बनती रहेंगे, तो कोई टेंशन ही नहीं है यार। बस खाते जाओ बढ़िया, अच्छा जो है जबरदस्त खाना खाओ, जो है खतरनाक खाना मत खा लेना कि टाइफाइड और मलेरिया हो जाए। बढ़िया न्यूट्रिशियस खाना खाओ, आपको बढ़िया नई नई WBCs बनेंगी, इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो इम्यूनिटी जो है मेंटल हेल्थ पे भी बहुत डिपेंड करता है। मेंटली इफ यू आर नॉट फिट ना, आपके कंटिन्यूसली WBC मरते रहेंगे और आपका इम्यून सिस्टम जो है धराशायी हो जाएगा। तो आदमी जो है मेंटली अगर परेशान रहे तो शारीरिक तौर से वो इसीलिए परेशान हो जाता है। आदमी अगर मानसिक तौर से बीमार रहे तो शारीरिक तौर से वो इसीलिए बीमार हो जाता है कि मेंटली अगर आप बीमार हैं तो आपके शरीर में नहीं बनती हैं क्या टाइप्स ऑफ WBC, वेरियस टाइप्स ऑफ WBC, so that you cannot fight with the diseases। okay, now चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। देखिए इम्यूनिटी, चलिए देखो जो मैंने लिखा वही इसमें भी लिखा है। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल द टाइप ऑफ इन्फेक्शियस बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। सो ये आपकी बॉडी की वो एबिलिटी है जो आपकी बॉडी को बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, हेलमेंट्स, टॉक्सिन्स, वेरियस फॉरेन सब्सटेंसेस से आपको बचाती है। ठीक है, इम्यूनिटी को हम ऑल्सो कहते हैं डिजीज रेजिस्टेंस। आई एम रेजिस्टेंट टू डिजीज, मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रांग हूँ। ठीक है, मुझे नहीं हो सकती बीमारी, मुझे नहीं हो सकता फलाना इन्फेक्शन, क्योंकि मेरी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही शानदार है। सो इम्यूनिटी को हम डिजीज रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी नहीं है या आपकी इम्यूनिटी कम है तो आप इसे कहते हैं यू आर वेरी ससेप्टेबल टू डिजीज। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? अगर मैंने ये कहा कि मुझे ये डिजीज नहीं हो सकती है तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि मेरा इम्यून सिस्टम इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड आई एम रेजिस्टेंट टू दिस डिजीज। और अगर मैं ये कह रही हूं कि मुझे ये बीमारी हो सकती है तो मैं ये कह रही हूं कि आई एम ससेप्टेबल टू दिस डिजीज, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये समझ में आया? डिजीज रेजिस्टेंस है, ये नहीं समझ लेना कि इम्यूनिटी कम है। डिजीज रेजिस्टेंट मतलब डिजीज नहीं हो सकता क्योंकि इम्यूनिटी ज्यादा है। डिजीज ससेप्टेबिलिटी मतलब डिजीज हो सकती है क्योंकि इम्यूनिटी गिर चुकी है। क्लियर?
साइंस डीलिंग विद द वेरियस फिनोमिना। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद योर इम्यूनिटी, विच डील्स विद योर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, विच डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ WBC और डील्स विद द फाइटिंग ऑफ WBC विद द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, विच डील्स विद द वेरियस रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द वेरियस पैथोजेंस इज कॉल्ड एज immunology. So science dealing with the previous phenomena of the immunity induced sensitivity and allergy is called as immunology. सीधी बात यह है कि जिस भी चीज़ में हम जो है फॉरेन चीज़ अगर आपके अंदर घुसती है और अगर आपकी बॉडी उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रही तो उस रिस्पॉन्स की स्टडी को ही इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है अगर आपके कोई फॉरेन पैथोजन घुस जाए, एंड दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी बच्चों। एंड व्हेन आई वाज इन PG मेरे पास तो ये पूरा सब्जेक्ट था, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, मैं पढ़ाती हूँ। आओ चलो शुरू करें। नाउ इम्यूनिटी जो है ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। इम्यूनिटी समझ गए, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट विद अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन, इन्फेक्शियस एजेंट, फॉरेन पार्टिकल्स और एनीथिंग एल्स, ठीक है। Now immunology was, it is the subject of, it is the branch of biology, it is a branch of science in which we deals with the immune system of the human body, or in which we deals with the different types of the cells into the immune system, and also with the interaction of different types of cells of immune system with the different types of pathogen, ठीक है। I hope कि ऐसा नहीं हो रहा होगा, धीरे धीरे करके सुनना है, इसको थोड़ा स्पीड धीमे कर लेना, ठीक है। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, वन इज द इन्नेट इम्यूनिटी एंड वन इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये आपको बाय बर्थ मिली होती है बच्चों, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी आपको बाय बर्थ मिली हुई होती है, क्लियर, समझ में आई बात। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये आप एक्वायर करते हो, आफ्टर बर्थ मिलती है, क्लियर हो गई, समझ में आई बात। मैंने इस एम्पायर को एक्वायर कर लिया, मैंने इसको खरीद लिया, तो जो चीज़ हमको एक्वायर, अपनी एबिलिटी जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और ये हमें जन्म के बाद मिलती है। और इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों? जो हमें जन्म से पहले ही मिली हुई होती है। अब ये क्या है इम्यूनिटी मैम, क्या होता है इम्यूनिटी, हमको जन्म से क्या क्या मिला होता है, आओ ना समझते हैं। टेंशन क्यों ले रहे हो यार, टेंशन नहीं लेना है जब शिप्रा मैम है साथ, ठीक है। अभी इसको मिटा दूं आज, तभी तो नया टॉपिक पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। चलो शुरू करते, आ जाओ रे। ओहो हो। चलो, सो बेसिकली वी हैव इम्यूनिटी के बारे में बात करें और आज हमको वी हैव टू कंप्लीट द इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। चलो 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 आ जाओ। सो इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन पहले लिखेंगे। इम्यूनिटी जो होती है ये होती है आपकी दो प्रकार की, ठीक है। दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। ये सब हमको क्लियर हुआ है कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। मैम जी ये दो प्रकार की आपने बताया है, जैसा कि आपने पहले बताया कि एक है इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, और एक मैम आपने बताया हमको कि ये थोड़ा एक हमको मैम आपने बताया इन्नेट इम्यूनिटी और एक हमको आप बता रही हो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो मैम आप बोल रही हो कि इस क्लास में नहीं बताऊंगी, मैम पढ़ाने से पहले बता देती कि इस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। ओके, सो इन्नेट इम्यूनिटी हमको, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको बाय बर्थ मिली होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो आपको आफ्टर द बर्थ मिलती है। तो आज हम डील कर रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी के साथ। तो अब हम बात करते हैं कि क्या मिला होता है हमको जन्म से। तो जन्म से हमको मिले होते हैं बच्चों जी बैरियर, ठीक है, समझ में आ रही बात। बर्थ से हमको क्या मिले होते हैं बेटा जी? बैरियर, कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। जन्म से हमें मिले होते हैं बैरियर। मैम कौन से बैरियर, कौन से बैरियर हमको मिले होते हैं? जन्म से आपको आपके शरीर में बहुत से बैरियर मिले होते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट को एंट्री नहीं लेने देते, क्लियर है। अब पहला बैरियर जो हम बात कर रहे हैं वो है फिजिकल बैरियर, ठीक है। फिजिकल बैरियर एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे, टेंशन नहीं लेगा कोई, ओके। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर वो बैरियर होता है जो आपको दिखाई देता है, ठीक है। फिजिकल बैरियर वो बैरियर होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, क्लियर है, ओके। और फिजिकल दिखाई का मतलब ये होता है कि मतलब ये फिजिकली इन्वॉल्व है, ठीक है। ये कोई चीज रिलीज नहीं कर रहे, चले तुम्हें ये रिलीज कर देता हूं और तू जाके लड़, ना 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 ना, ये फिजिकली इन्वॉल्व, ये खुद इन्वॉल्व होते हैं इन्फेक्शन से फाइट करने में, ठीक है, ओके। नाउ दूसरा हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? व्हाट इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर? फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होते हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि इनका क्या इन्वॉल्व होता है? इन बैरियर्स का केमिकल इन्वॉल्व होता है टू किल द इन्फेक्शन। ये फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं,
ठीक है, ये कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं फिजिकली इन्वॉल्व, ओके, और ये होते हैं केमिकली इन्वॉल्व, ठीक है, केमिकल छोड़ते हैं ये बैरियर और ये केमिकल जाके इन्फेक्शन को मार देता है, क्लियर। उसके बाद हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज हम बात करने वाले हैं, इट इज द सेल्यूलर बैरियर, ठीक है, इट इज द सेल्यूलर बैरियर, ठीक है। सेल्यूलर बैरियर के बारे में आज हमको बहुत अच्छे से बात करना है। सेल्यूलर बैरियर में कौन इन्वॉल्व होते हैं, सेल्यूलर बैरियर में सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सेल्यूलर बैरियर में कौन इन्वॉल्व होता है बच्चों जी, सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो जहां पर भी सेल्स कोई रिस्पॉन्स दे रही हैं, सेल्स लड़ने जा रही हैं, जैसे कि वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ WBCs, वी हैव नेचुरल किलर सेल्स, तो हमारे पास वी हैव मास्ट सेल्स, ठीक है। तो जो भी सेल्स जो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो रही है, सेल्स इन्वॉल्व हो रही है, तो उसे हम सेल्यूलर बैरियर के अंदर पढ़ते हैं। ये सारी सेल्स आपको जन्म से मिली होती हैं, WBC, नेचुरल किलर सेल्स एंड मास्ट सेल्स, ठीक है, दे ऑल आर टाइप ऑफ WBCs, ठीक है। नाउ उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, फोर्थ बैरियर इज द साइटोकाइन बैरियर, ठीक है, फोर्थ बैरियर इज द साइटोकाइन बैरियर, और अभी मैं इसके बारे में रिवील नहीं करूंगी, इसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगी, इसमें आपको इंटरफेरॉन्स, ठीक है, कई बार इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं वो भी कुछ केमिकल्स निकालती हैं जो दूसरे सेल को प्रोटेक्ट करता है। सो बेसिकली हमको ये 4 बैरियर्स के बारे में इन्नेट इम्यूनिटी में पढ़ना है, ठीक है। ये हमको समझ में आया कि बर्थ के समय हमारे शरीर में हमें मिले होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर्स, ठीक है। ये बैरियर्स जो है अलग अलग तरीकों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से बैरियर हो गए, सबसे पहले फिजिकल बैरियर, फिजिकली ये खुद अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, खुद जाके लड़ेगा, वो होता है फिजिकल बैरियर। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये केमिकल्स निकाल निकाल के प्रोटेक्ट करेगा आपकी बॉडी को, इट इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। और जब आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम की सेल्स इन्वॉल्व होती है लड़ने के लिए, देन दिस इज द सेलुलर बैरियर। और हम कई बार सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट इज द साइटोकाइन बैरियर, सेल टू सेल कम्युनिकेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिजीज, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द डिजीज, दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइन बैरियर। अभी इसमें जो है अपनी अकल मत लगाना, ओहो मैम साइटोकाइन एक बार और बता दीजिए, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है बच्चों जी। चलिए अब एक एक करके वी नीड टू स्टार्ट द बैरियर्स, ठीक है, हमें क्या स्टार्ट करना है बच्चों, बैरियर्स शुरू करने हैं। चलो देख लेते हैं, ओके। खैर यहाँ पे मैं लिखी हूँ तो मैं फिर टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, चलो देखते हैं क्या क्या है भैया। सबसे पहला देखते हैं सब, हाँ इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ लेते हैं। क्या है इन्नेट इम्यूनिटी, इज अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर, मैंने यही कहा ना, बाय बर्थ यू हैव सो मेनी बैरियर्स, मेरे जिगर के टुकड़ों, ठीक है, वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स to prevent the entry of different kinds of pathogen or foreign particles which is not the part of your body, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है वो एंटीजन कहलाता है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर कोई भी चीज जिससे आपकी बॉडी आप परेशान हो जाती है वो एंटीजन कहलाती है, और परेशान होगी तो कुछ रिस्पॉन्स करेगी। तुम्हें कोई एक चाटा धरेगा तो तुम परेशान होगे और उसको 4 चाटे धरोगे, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ रिस्पॉन्स जो कौन कॉज करता है, एंटीजन। तो आपके लिए चाटा एंटीजन है जिसके लिए आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, सो इट इज कॉल्ड एज इनबॉर्न इम्यूनिटी, और इनबॉर्न से इन्नेट याद रखना, ठीक है। इट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मतलब ये कोई, इट इज नॉट द माइक्रोब स्पेसिफिक, ठीक है, ये कोई बच्चों माइक्रोब स्पेसिफिक नहीं है, क्लियर है, इट इज नॉट माइक्रो स्पेसिफिक, ना 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 ना, यही तो हो गया। तुम बैक्टीरिया आएगा तो हम वैसे ही रिस्पॉन्स करेंगे, वायरस आएगा तो हम वैसे ही रिस्पॉन्स करेंगे, तुम कभी भी आओगे हमारे में WBC तो यही वाली निकलेंगी, क्योंकि है ही हमारे पास ये वाली यार, ठीक है। तो ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पेसिफिक, ये किसी स्पेशल इन्फेक्शन के लिए नहीं कि आज भैया रुबेला आया, इसको रुबेला को मारने के लिए हम ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे, ना 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 ना, ठीक है बच्चों। तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं होती, ठीक है, ये हर इन्फेक्शन के लिए एक जैसा ही बिहेव करते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, क्या बोल रही थी मैं, देखो ध्यान से। इन्नेट इम्यूनिटी में 4 प्रकार के बैरियर हैं। चलिए सबसे पहला इस फिजिकल बैरियर, जैसा कि मैंने आपको बताया फिजिकल बैरियर जो होता है, ठीक है, दे आर मैकेनिकल बैरियर्स, ठीक है। व्हाट आर द मैकेनिकल बैरियर बच्चों, किसी ने तुमको एक चाटा धर दिया, ठीक है, सब अब बोलो मैडम चाटे चाटे की बात क्यों करती हो, पर ठीक है यार आजकल तो चाटा चाटा बहुत कॉमन चीज़ है। किसी ने हमको अगर एक चाटा धर दिया,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने शरीर से एक केमिकल निकालेंगे और वो केमिकल जाके उड़ता हुआ जाएगा, ताक दिना दिन टन टन टन, वो गया, उसके शरीर में घुस गया और वो मर गया। ऐसा होता है क्या? नहीं। हमें अगर कोई एक चाटा मार दे तो हम 5 चाटे और पलट के लगाते हैं। दिस इज द मैकेनिकली, वी आर मैकेनिकली इन्वॉल्व, हमारा हाथ इन्वॉल्व है मारपीट करने के लिए। आई नो तुम्हें तुम्हारी मैडम वायलेंट लगती है, पर ठीक है यार, कुछ समझ में आया तो मैडम वायलेंट और साइलेंट दोनों हो सकती है, ठीक है। सो इट इज़ अ मैकेनिकल बैरियर, इसमें आपको खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और बर्थ से आपको कौन से बैरियर मिले होते हैं बताइए? आपको मिला होता है स्किन, आपको मिले होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो भैया जी फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल क्या हुआ? चलो चार्ट बनाते रहिएगा साथ साथ। फिजिकल बैरियर में एग्जाम्पल हुआ स्किन, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल बैरियर। क्लियर हो गए बच्चों इतनी बार? ठीक है। नाउ स्किन कैसे प्रोटेक्ट करती है, लेट मी एक्सप्लेन यू, ध्यान से सुनना। स्किन जो होती है इट इज द मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, स्किन इज इम्परवियस टू द इन्फेक्शन, ठीक है। स्किन जो होती है वो इन्फेक्शन के लिए इम्परवियस है, नहीं हो सकता। स्किन जो होती है वो इतनी मोटी होती है और उसकी डिजाइनिंग ऐसी होती है कि आप कोई भी इन्फेक्शन उससे एंट्री नहीं दे सकते। समझ में आ गई बात? इन्फेक्शन की एंट्री कब होती है? इन्फेक्शन की एंट्री तब होती है जब जो आपके स्किन है उसमें चिढ़ जाए, उसमें फट जाए, उसमें कुछ हो जाए, ठीक है, तभी आपके स्किन में इन्फेक्शन होगा, नहीं तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्किन इज जनरली इम्परवियस टू द इन्फेक्शन, इससे कोई भी इन्फेक्शन अंदर नहीं घुस सकता है। जब स्किन में कोई चिर जाए, कट जाए, फट जाए, तभी कोई इन्फेक्शन की एंट्री होती है। तो ये हमको जन्म से ही मिले होते हैं। समझ में आई बात? स्किन ऐसा नहीं होता कि बच्चा बिना स्किन के पैदा होता है, ठीक है। तो जन्म से ही हमारे जो है माँ ने हमको, हमारे माँ बाप ने, दोनों ने मिलकर हमको स्किन का एक जो है मैकेनिकल बैरियर दिखा दे दिया है। तो बेटा तुम जो है ना नंगे घूमोगे, बिना कपड़े के भी घूमोगे, तब भी कोई इन्फेक्शन नहीं घुसेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम तुमको एक कपड़ा पहना के भेजे जिसका नाम है स्किन। और स्किन में ऑलरेडी 4 लेयर होती हैं जो कि इतनी मोटी हो जाती हैं कि इससे कोई इन्फेक्शन घुस भी नहीं सकता। नाउ नेक्स्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट मेरे बच्चों? म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं ये बेसिकली दे रिलीज व्हाट, ध्यान से सुनना। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं इनमें एक स्पेशल प्रकार की सेल होती है जिसे हम कहते हैं गॉबलेट सेल। समझ में आई बात? 11th क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने ये लर्न किया होगा कि हमारे पास एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे हम गॉबलेट सेल के नाम से जानते हैं। ये बहुत अलग अलग टाइप के नामों से जानी जाती है अलग अलग ऑर्गन में, पर ये निकालती एक ही चीज़ है जिसका नाम है म्यूकस, ठीक है। अब म्यूकस क्या है बच्चों? म्यूकस क्या है? इट इज अ लिसलिसा चिपचिपा पदार्थ। अब म्यूकस मेम्ब्रेन अलग अलग जगहों पे पाई जाती है। आपके नेजल पैसेज में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? बोलो। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये आपके नेजल पैसेज में तो बढ़िया भर भर के है ना। तो जब भी कोई इन्फेक्शन आप एयर से अंदर लोगे और अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है म्यूकस निकाल के फट से उसे पकड़ लेती है और या तो आपके मुंह से उसे बाहर करती है जिसे हम कहते हैं बलगम, और या तो उससे वो आपके नाक की गंदगी से बाहर हो जाती है। क्लियर है? तो बेसिकली द वर्क ऑफ म्यूकस इज टू ट्रैप द इन्फेक्शन, ठीक है। क्या होता है? ट्रैप द इन्फेक्शन, ठीक है। इसका काम क्या है? ट्रैप द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को ट्रैप करो और कोई भी आए तो उसको पकड़ लो, अंदर मत जाने दो, क्योंकि आपको पता है कि लंग्स में तो गंदगी नहीं जा सकती, ठीक है। क्लियर हो गया? सो बेसिकली वी हैव स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं लड़ाई झगड़ा करने में, इन्फेक्शन को पकड़ने में, ठीक है। सो दिस इज अ फिजिकल बैरियर। स्किन के बारे में मैंने बता दिया था, पर देखते हैं। स्किन इज अ फिजिकल बैरियर, ठीक है। द आउटर लेयर इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड द वायरस, ठीक है। तो वेयर इज स्ट्रेटम कॉर्नियम? लुक एट दिस, स्ट्रेटम कॉर्नियम कितनी मोटी लेयर है ये, और ये एंट्री को जो है नहीं होने देती इन्फेक्शन के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन। कहाँ कहाँ होता है आइए देखते हैं, ठीक है। जो चीजें मैंने बताई इसमें कुछ अलग नहीं लिखा है, तुम्हारी मैडम ने बता दिया है ना, तो स्लाइड में क्या ही अलग लिखा होगा रे? स्लाइड में भी वही लिखा होगा, एक बार पढ़ो, तब तक तुम्हारी मैडम थोड़ा पानी वानी पी ले। देखो, म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इमोबिलाइजेस, ठीक है। अगर तुम मुझे सोचो, तुमको किसी बंद कमरे में भर दिया जाए और उसमें शहद भर दी जाए और तुमको घुसा दिया जाए, तुम मूव कर पाओगे क्या? ऐसा ही बस आपकी बॉडी के साथ भी है। आपकी नेजल पैसेज जो होती है ये बहुत सारा म्यूकस निकालती है, और म्यूकस में म्यूसिन प्रोटीन होता है, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो आपके इन्फेक्शन को ट्रैप कर लेते हैं और उसे मोबिलाइज नहीं होने देते। तो या तो आप इन्फेक्शन को कहां से बाहर करोगे? फेरिंग से, थ्रू आउट फ्रॉम योर माउथ और थ्रू योर नोज, बिकॉज फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, सो इट कैन बी ढकेलो टू द माउथ और इट कैन बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द नोज, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात? सो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रही थी मैं, ठीक।
So mucus is secreted by the mucous membrane, traps the microorganism and immobilize them. The cilia sweeps the mucus loaded with the microorganism dust particle into the pharynx. ठीक है, तो we have ciliated pseudostratified, आप लोगों ने पढ़ा ना, pseudostratified columnar ciliated epithelium पढ़ा है ना हम लोगों ने, ये वाला कि nasal passage में होता है, 11th क्लास वालों ने पढ़ा हुआ है। और किसी को पढ़ना है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो मैंने पहला ही चैप्टर पढ़ाया है, जाओ देखो, पहला तो नहीं, प्लेलिस्ट में तो अरेंज हो गया होगा, बट मैंने जब 11th स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने वही पढ़ा, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने का काम करते हैं, पहले ट्रैप कर लेंगे, फिर सीलिया से लात मार के बाहर निकाल देंगे। क्लियर है? और नहीं निकल पाए तो डाइजेस्टिव फीसेस से भी बाहर हो सकते हो। ठीक है, तो आपका काम ही है कि आपको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, नाउ विल गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन से होते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर वो बैरियर होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, पर वो कुछ अपना ऐसा ताम झाम ऐसे नक्शा मारते हैं कि भैया इन्हें जो है, ये इनके जो इनडायरेक्ट एक्शंस होते हैं ये बॉडी को प्रिवेंट या प्रोटेक्ट करते, बॉडी को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर, पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, मैंने कहीं पे ना फीवर के बारे में लिखा था और मैं उस स्लाइड में सीधे लेके आऊंगी आपको। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर और आपका क्या, ओके आ गया फीवर। ठीक है, आई डोंट नो कि ये सेलुलर बैरियर में क्यों दिया हुआ है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, फीवर यहीं पे बता देते हैं, सेलुलर इट इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। बॉडी का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। ठीक है, फीवर जो है ये हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर है। यहाँ पे लिखूँ क्या मैं, फीवर एंड पीएच। ठीक है, फीवर एंड पीएच दे बोथ आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे कि ऐसा कोई, मतलब जहाँ जहाँ बेसिकली कोई बैरियर नहीं है ये, पर ये ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं बॉडी की जो बॉडी को हमें जन्म से ही मिली होती हैं। हमारे बॉडी का ये स्विच है, समझ रहे हो ना बात को, ये बॉडी का स्विच है जो हमें जन्म से मिला है। ज़्यादा नाटक हुआ तो हम टेम्परेचर का स्विच ऑन कर लेंगे, ज़्यादा नाटक हुआ तो हम पीएच का स्विच ऊपर नीचे कर लेंगे। तो ये स्विचेस जो है ना हमको, ये हमारे जो है जन्म से ही हमको हमारी मम्मी ने दिए हुए हैं। ठीक है, सो एक स्विच होता है फीवर का, टेम्परेचर का। आइए देखते हैं कैसे काम कर। अब फीवर की कहानी सुनो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या नाम से ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है ये सिर्फ और सिर्फ फीवर और पीएच होता है। आपके बॉडी में जो टीयर होते हैं उनमें होता है लाइसोजाइम। ठीक है, जो सलाइवा होता है उसमें होता है लाइसोजाइम, वो भी एक प्रकार का क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ठीक है, आपका जो स्वेट होता है वो भी एक जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर है। आपका जो स्किन से सीबम निकलता है, ठीक है, ऑयल जो निकलता है जिसको सुडोरीफेरस ग्लैंड्स निकालती हैं, वो भी एक प्रकार का बैरियर है। खैर टेंशन ना लो, अभी इसके बारे में पढ़ना है। अब फीवर को बहुत सारे लोग एक अलग बैरियर मानते हैं, पर मैं बताती हूँ कि ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। कैसे है समझिएगा बात को। सपोज दैट कि किसी पर्सन को आया फीवर। अब ये भूषण नाम का एक लड़का है, ठीक है, ओहो ठीक है, ये एक लड़का है, ओके। अब इसको आया फीवर, ठीक है। अब ये सोच रहा है कि फीवर आया क्यों, पर कोई टेंशन नहीं, शिप्रा मैम मैंने उसको बता देगी मैकेनिज्म क्या। देखो होता क्या है फीवर में, एक केमिकल है जिससे हम कहते हैं पायरोजन। पायरोजन की वजह से फीवर आता है। ठीक, ध्यान से समझते जाना मेरी बात। जब भी सेल में कोई भी बैक्टीरिया, भूषण के अंदर जैसे बैक्टीरिया की एंट्री ली, ये हंस रहे, आ गए हैं हम, अब तुझे बताते हैं हम, हा 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 हा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया एंट्री ले लिया, डन। अब आपको साइटोकाइंस के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे बैक्टीरिया एंट्री लेते हैं वैसे ही सेल के जो होते हैं क्या, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं। तो कोई बात नहीं, तू आ गया तो क्या है, हम तुझे बताते हैं ना, तेरी ऐसी कम तैसी मचाते हैं हम। तो ये मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये क्या हो गए बच्चों जी, एक्टिव, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस गेट एक्टिव, ठीक है, ये मैक्रोफेज हुए एक्टिव, डन। ये मैक्रोफेज क्या हुए बच्चों, एक्टिव, ठीक है। और इन मैक्रोफेजेस ने, ठीक है, इन मैक्रोफेजेस ने शरीर के अंदर क्या निकालना शुरू किया, इन मैक्रोफेजेस ने शरीर के अंदर निकालना शुरू किया एक केमिकल जिसका नाम होता है बच्चों पायरोजन, ठीक है। ये मैक्रोफेज, अरे अरे, ठीक है, ये मैक्रोफेज ने एक केमिकल निकालना शुरू किया जिसे कहते हैं पायरोजन, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, पायरोजन। क्लियर हुई, इतनी बात समझ में आई। ये बैक्टीरिया घुसा हुआ है, ठीक है, अभी सोच रहे मजे कर लेता हूँ मैं, ठीक है, आ गया हूँ मैं, है ठीक है। भूषण की ऐसी तैसी मची पड़ी है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। एक टाइम के बाद पायरोजन का जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। एक टाइम के बाद इस पायरोजन केमिकल का लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देन ये पायरोजन कहाँ मूव करेगा बच्चों, ये मूव करेगा आपके ब्रेन पे, ठीक है।
दिस पायरोजन विल मूव टू द ब्रेन, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन जो है ये क्या करता है, आपका जो है टेम्परेचर रेगुलेट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा एरिया। अभी क्या है, भूषण को कोई बुखार नहीं है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि भूषण को बुखार है, नहीं, भूषण को अभी तो पता ही नहीं है, भूषण को पता ही नहीं कि उसके अंदर बैक्टीरिया घुसा है। अब ये पायरोजन क्या करेगा, ये पायरोजन जो है ये ब्रेन के पास जाकर घुसेगा, ठीक है। ये पायरोजन पर्पल कलर का बनाती हूँ यार, ठीक है। ये पायरोजन अंदर घुस गए, ठीक है, ये पायरोजन। अब ब्रेन बोलेगा सारा टेम्परेचर मेरा ही बढ़ाओगे क्या जी तुम लोग, ठीक है। तो ब्रेन विल स्टार्ट मेकिंग, या ये क्या करेगा, ब्रेन जो है ये पूरे बॉडी का थर्मोस्टैट करेगा, ठीक है। ये क्या शुरू कर देगा, बॉडी थर्मोस्टैट, ठीक है, बॉडी थर्मोस्टैट करेगा एंड होल बॉडी टेम्परेचर गेट एक्टिवेटेड। समझ में आ रही बात, पूरे बॉडी का टेम्परेचर एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा भूषण के शरीर पे ये जो बैक्टीरिया भाई साहब लोग पढ़े हुए हैं ये सब मर जाएंगे, बैक्टीरिया डेड। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ आई बात। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ फीवर का मैकेनिज्म। देखो, जब भी कोई बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुसता है तो तुरंत टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जैसे ही बैक्टीरिया अंदर घुसेगा ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं दे स्टार्ट रिलीजिंग सम केमिकल कॉल्ड एज पायरोजन। अब ये जो पायरोजन है ये जाएगा ब्रेन के पास। ब्रेन के पास जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पायरोजन जो है पहुंचता है तो ये सिग्नल मिलता है कि भैया कुछ इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। एंड ब्रेन जो होता है वो थर्मोस्टैट शुरू कर देता है। क्या शुरू कर देता है बच्चों, थर्मोस्टैट शुरू कर देता है। और थर्मोस्टैट प्रोसेस है, ध्यान सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ, ब्रेन जो होता है वो थर्मोस्टैट शुरू कर देता है और ब्रेन पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, क्योंकि दिमाग पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो दिमाग बस्ट हो जाएगा। तो ब्रेन जो होता है वो पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, ज्यादा टेम्परेचर से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। एक माइल्ड फीवर जो होता है वो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, मेरी बात समझ रहे हो। एक माइल्ड फीवर जो होता है वो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, पर एक्सेसिव फीवर होने से बॉडी शॉक में भी जा सकती है। तो बहुत ज़्यादा फीवर होना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि पैरोजन बहुत ज़्यादा बन रहा है और इससे ब्रेन कोमा में जा सकता है। तो फीवर एक डिफेंस मैकेनिज्म है, इसीलिए इसको फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। पर बहुत सारे लोग सेलुलर बैरियर के अंदर इसको इसलिए पढ़ देते हैं क्योंकि बोलते हैं मैक्रोफेज केमिकल निकाल रहा है, तो बहुत सारे लोग सेलुलर बैरियर के अंदर भी इसको पढ़ते हैं, पर यह है एक टाइप का फिजियोलॉजिकल बैरियर ही। आई होप दिस इज क्लियर कि टेम्परेचर से भी हम जो है किसी बैक्टीरिया को मार सकते हैं। और इसमें ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। आपको पता है कि आपकी एक होम्योस्टैटिक बॉडी है, समझ में आ रही बात, आपकी कैसी होम्योस्टैटिक बॉडी, बदलते हुए टेम्परेचर के हिसाब से आपकी बॉडी कभी भी अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करती। आप यू हैव होम्योस्टैटिक बॉडी, और होम्योस्टैटिक बॉडी को मेंटेन करने में मेडुला ऑब्लोंगेटा का बहुत बड़ा रोल है। सो वंस द बैक्टीरिया गेट एंटर्ड, यही जो होते हैं ब्रेन जो होता है ये आपको टेम्परेचर बढ़ा के इस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। तो ये है ना एक प्रकार का बैरियर। बोलो 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 बोलो। चलो अब आओ इसका हम लोग क्या कर लेते हैं। सो बॉडी टेम्परेचर, पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स एंड द वेरियस बॉडी सिक्रीशन, ये सब आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसका एक बार डिटेल देख लो कि क्या है आपका फीवर। सो फीवर में बी बॉट बाय द पैथोजन एंड अ प्रोटीन कॉल्ड एज एंडोजिनस पायरोजन। ठीक है, फीवर किससे होता है, पैथोजन से होता है। और फीवर को प्रोड्यूस कराने वाला जो बेसिकली फीवर जो है वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ठीक है, और पायरोजन उसे जो है कॉज करवाता है फीवर, जो रिलीज होता है मैक्रोफेजेस से। माइल्ड फीवर आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, मेरी बात समझ रहे हो। माइल्ड फीवर जो होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है। क्यों? क्योंकि वो मैक्रोफेज को बोलता है चल रहे तू बहुत देर से बैठी हुई थी ना, चल काम कर, क्यों बैठी हुई है, तो उसको भी बोलता है क्यों रे, सो क्यों रही दादी अम्मा, चल काम करो। ठीक है, तो वो काम करवाता है उससे, तो इससे मैक्रोफेजेस का भी स्ट्रेंथन अप होता है और साथ ही साथ ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स भी नहीं होती। तो एक माइल्ड फीवर है देन इट इज गुड फॉर हेल्थ। पर अगर बहुत ज़्यादा फीवर हो जाए तो अल्टीमेटली थर्मोस्टैट कौन कर रहा है, मतलब थर्मल बैलेंस बॉडी का ब्रेन कर रहा है, तो ब्रेन को डैमेज हो सकता है। तो ज़्यादा फीवर भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब फीवर होता है तो आदमी के सर पे जो होता है वो क्या रखा जाता है, कपड़ा रखा जाता है गीला, ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए और देखते हैं, अपन दिखाते हैं। ठीक है, चलिए और शुरू करते हैं। नेक्स्ट बैरियर जो हमको पढ़ना है, व्हाट दे आर। चलो देखते हैं।
So physiological barrier, body temperature, pH of body fluids and various body secretion prevent the growth of many diseases causing microorganism. आपके बॉडी के various secretions जो होते हैं वो भी आपकी बॉडी के को various organism, microorganism से जो है बचाते हैं, आपको रोकते हैं कि भैया इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम जो बैरियर के बारे में बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर में पहला हमने क्या बात किया है, पहला हम बात कर रहे हैं इसका फीवर के बारे में हमने बात की। अभी मैं आपको बताती हूँ पीएच। पहले तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे पीएच नहीं लिखा हुआ, बट यू हैव टू पहले फीवर ऐड करना इसी में और इसी में ऐड करना पीएच, हालांकि उसमें लिखा हुआ था पॉइंट, बट लेट मी एक्सप्लेन यू। पीएच का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मैं बात करूँगी सबसे पहले पीएच में सबसे पहले मैं वेजाइनल पीएच की बात करूँगी, ठीक है। वेजाइनल पीएच, ओके। वेजाइनल पीएच जो होता है वो कितना होता है, 1 to 2, ठीक है। मतलब इट इज़ अ हाईली एसिडिक पीएच, आपको पता होना चाहिए 7 से नीचे होगे तो एसिडिक, 7 से ऊपर होगे तो बेसिक। सो वेजाइनल पीएच इज़ अ वेरी 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 हाई एसिडिक पीएच, और आपको पता है कि ये पीएच इतना ज़्यादा एसिडिक है जिसकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता। एक और पीएच के बारे में बात करूंगी जो कि है स्टमक का पीएच, ठीक है। किसका पीएच बच्चों, स्टमक का पीएच, जो कि होता है 3 to 4। ये भी हाईली एसिडिक होता है क्योंकि यहाँ पर HCl होता है, ठीक है। ये भी हाईली एसिडिक पीएच है, यहाँ पर भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। और इवन हम ये प्रॉपर्टी में पढ़ते भी हैं कि गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें होता है मैडम जी HCl, जिसकी वजह से उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता नहीं, और होता भी हो तो किल हो जाता है। तो पीएच का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। पीएच जो होता है ये आपके बॉडी में माइक्रोब्स की ग्रोथ को नहीं होने देता। तो ये कैसा बैरियर है, ये इट इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें कोई सामान, कोई चीज, कोई बॉडी ऑर्गन तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें बस बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, बॉडी की एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, ठीक है, ठीक है, फॉर द टू स्टॉप द एंट्री ऑफ द पैथोजेंस, ओके। सो स्टमक का पीएच और वेजाइनल पीएच, ये दोनों पीएच ऐसे हैं जहां जिसकी वजह से स्टमक या वेजाइना पे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। जैसे कि एसिड ऑफ द स्टमक, जैसे कि आपका जो एसिड होता है, अब एसिड जो है डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता, पर एसिड जो होता है वो माइक्रोब्स को किल करने के काम तो आता ही है। एसिडिक होता है क्यों, क्योंकि पीएच वहाँ का वो है। तो एसिड जो होता है जो कि स्टमक में पाया जाता है वो बेसिकली इसकी वजह से माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती। जैसे कि बाइल, ठीक है। बाइल में क्या होते हैं, ठीक है, बाइल का एक तो पीएच बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके। बहुत ज़्यादा पीएच होने की वजह से इनमें कोई माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, इसकी वजह से। साथ ही साथ इनमें होते हैं सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स भी जो होते हैं वो माइक्रोब्स को ग्रोथ करने नहीं देते। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही बात, डन हो गई। तो जब भी हम अचार डालते हैं तो आपने देखा होगा कि मॉइस्चर निकालते हैं और नमक जो है बहुत सारा डालते हैं ताकि अचार सड़े नहीं। तो जहाँ का पीएच बहुत कम रहेगा वहाँ पर भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो सकती, और जहाँ का पीएच बहुत ज़्यादा रहेगा वहाँ पर भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो पीएच जो होता है ये बहुत ही डिटर्मिनेंट है आपकी बॉडी का कि इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। क्लियर। बाइल जूस जो होता है ये भी आपका एक फिजियोलॉजिकल जो है प्रोटेक्टिव वो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, इनका पीएच ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देते, और अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो फिर आपको जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि सिरुमिन, सिरुमिन जो है ये आपके ईयर के सिरुमिनस ग्लैंड से निकाला जाता है, सिरुमिनस ग्लैंड, ठीक है। सिरुमिनस ग्लैंड आपके ईयर में पाए जाने वाली वो ग्लैंड है जो ईयर वैक्स निकालती हैं। ईयर वैक्स को जो है साफ कर देना भी बहुत ज़्यादा समझदारी का काम नहीं है। आपको पता है कि आपके कान में जो भी गंदगी घुस रही है वो कितनी गंदी है, ठीक है। और घुस जाए तो हो सकता है कि आपका जो है ईयर ड्रम वम सब डैमेज हो जाए, ठीक है, लैब्रिन्थ सब डैमेज हो जाए। तो बेसिकली जो आपका सिरुमिनस ग्लैंड होती है ये वैक्स निकालती है जो इन्फेक्शन को वहीं पर ट्रैप कर लेता है, ठीक है। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि कान ऐसे नहीं खुजाना चाहिए कि पता चला ईयर वैक्स अंदर घुस गया, और जो है क्योंकि वो है तो अल्टीमेटली वेस्ट ही, क्योंकि उसमें ट्रैप हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आपने देखा कि ईयर डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हुआ, उसने अपने कुछ सिक्रीशन दिया और वो सिक्रीशन इन्वॉल्व है। लीवर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ डिफेंस में, उसने बाइल निकाला जिससे वो इन्वॉल्व हुआ। बॉडी में स्टमक इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसने एसिड निकाला जो कि इन्वॉल्व हुआ किसमें, आपके प्रोटेक्शन में। बॉडी ने फीवर बनाया जिसकी वजह से आपकी बॉडी का प्रोटेक्शन हुआ, ठीक है। तो जब भी बॉडी का कोई पार्ट फिजिकली इन्वॉल्व ना होने के बजाय अपने सिक्रीशन, अपने मैकेनिज्म दे देकर
इन्वॉल्व हो रहा है तो इसे हम फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर कंसिडर करेंगे। जैसे कि आंखें जो होती हैं डायरेक्टली प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। जैसे सलाइवा जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है वो डायरेक्टली क्या नाम है प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीयर ग्लैंड जो होती है, ठीक है, आपका जो क्या नाम है स्वेट ग्लैंड होता है इवन, ठीक है, इवन आपका जो सलाइवा होता है, दोनों में बेटा जी ध्यान समझना, आपका इवन यूरिन भी हो गया इसमें भी, ठीक है, इवन में तो बोला यूरिन में नहीं, यूरिन और सीएसएफ में नहीं पाया जाता, ठीक है। लाइसोजाइम तो हर जगह ही प्रेजेंट होता है यार, लाइसोजाइम तो हर जगह ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, हर जगह, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है टीयर्स में, सलाइवा में, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब आपको मैं बता रही थी कि ये लाइसोजाइम करता क्या है, ठीक है। लाइसोजाइम का बेसिकली रोल ये होता है कि ये बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल को फाड़कर चीरकर धज्जियां उड़ा कर रख देता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग कहते हैं ना कि हे रोया करो तुम्हारी आंख साफ हो जाएगी, तो वो कुछ गलत नहीं कहते थे बेटा, वो बिल्कुल सही बात कहते थे, क्योंकि टीयर से क्या निकलता है, लाइसोजाइम निकलता है, और जो भी बैक्टीरिया कॉलोनाइज आपकी आंखों में हुए होंगे उसमें टीयर्स के आने के दौरान लाइसोजाइम निकलेगा और उन बैक्टीरिया को किल करके रख देगा। क्लियर हो गई। और ये सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है, और आपको पता है कि आप खाने के दौरान इतने सारे जो है क्या खाते हैं, इतने सारे इन्फेक्शियस एजेंट खाते हैं जिनको जो है किल कर पाना इज रियली डिफिकल्ट टास्क। तो लाइसोजाइम वहाँ पर कुछ रोल तो कर ही देता है, कम से कम बैक्टीरिया को तो मारी कर दे देता है। तो बेटा जी यूरिन और सीएसएफ में नहीं पाए जाते और स्वेट में नहीं पाए जाते, ठीक है, स्वेट में भी नहीं पाया, हाँ स्वेट में नहीं होता लाइसोजाइम, ठीक है, स्वेट में होता है NaCl, जिसकी वजह से वो नमकीन अपीयरेंस का होता है। तो लाइसोजाइम देखो यूरिन में तो नहीं होता लाइसोजाइम और सीएसएफ में भी नहीं होता, पर स्वेट में होता है लाइसोजाइम। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, स्वेट में होता है लाइसोजाइम, ओके। स्वेट में, वही मैं सोचूं कि स्वेट में कैसा नहीं होता, स्वेट में होता है, क्योंकि बैक्टीरिया तो यहाँ पे भी ग्रो करेगा, तो पसीने के साथ जो है बैक्टीरिया जो है फ्लश आउट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और वहाँ पर जो आपका पसीना निकलता है उसमें भी आपका लाइसोजाइम पाया जाता है जो इन्फेक्शन को किल करता है, ठीक है, इसलिए पसीना निकलना इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, ओके। तो टीयर में, इवन बॉडी के हर जगह पे पाया जाता है, यूरिन और सीएसएफ में नहीं पाया जाता, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन कौन सा अभी कर लिया हम लोगों ने, फीवर कर लिया मैम, हमने पीएच कर लिया मैम, हमने बाइल कर लिया, हमने सिरुमिन कर लिया, हमने लाइसोजाइम कर लिया। अब हम बात करते हैं नेजल हेयर, ठीक है। नेजल हेयर्स जो होते हैं ये भी डस्ट पार्टिकल को ऐसे धक्का मारने के काम आते हैं, बट इट इज़ नॉट अ फिजिकल बैरियर, ठीक है। ये अपना ऐसा रोकने के लिए कुछ काम नहीं करते, इनकी हवा चलने से एक हवा जनरेट होती है जिससे वो धक्का मार के बाहर करते हैं हवा। यूरिन, ठीक है, यूरिन भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, जब यूरिन फ्लश आउट होता है तो वो बैक्टीरिया को बाहर लेकर चला जाता है, ठीक है। और ये बात क्लियर है कि यूरिन बाहर निकलेगा तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और एक वेजाइनल सिक्रीशन, जैसे कि आपका जो वेजाइनल सिक्रीशन होता है वहाँ पर बहुत सारे ऐसा एनवायरनमेंट होता है, उनके सिक्रीशन में ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो उसके पीएच को एसिडिक बनाने का काम करते हैं। तो कभी भी कोई बैक्टीरिया वहाँ पे एंट्री मिलेगा तो वहाँ एसिडिक पीएच की वजह से मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वेजाइनल सिक्रीशन प्रेजेंट होता है। एक होता है सीबम, ठीक है, ना सीबम इज ऑयल, सीबम इज ऑयल, ठीक है, सीबम इज ऑयल, और सीबम को निकालती हैं आपकी स्यूडोरिफेरस ग्लैंड, स्यूडोरिफेरस ग्लैंड जो सीबम होता है, जैसा कि आपको पता है कि चिपचिपा होता है, तेल निकलता है, तो वो ट्रैप कर लेगा वो आपके क्या नाम से गंदगी को, डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है। और आपका होता है भैया स्वेट तो लिखा ही नहीं, स्वेट को कौन निकालता है, बोलो, स्वेट को निकालती है सीबेशियस ग्लैंड। स्वेट में लाइसोजाइम होता है, जैसा कि आपने देखा, हाई जो है आपका उसका जो पीएच होता है वो हाई होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl। हाई पीएच पे भी कोई जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। स्वेट ग्लैंड कंटिन्यूसली स्वेट निकाल के जो कॉलोनाइज होता है बैक्टीरिया उसको फ्लश आउट करती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते ये सारे इन्फेक्शन में, ये अपने एक्शन से, ध्यान समझना, जैसे स्किन है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यहाँ से घुसोगे ही तुम, पर ये क्या करते हैं अपने एक्शन से लोगों को बताते हैं मैं आ गया हूँ, मैं हूँ डॉन, ठीक है। अपने सिक्रीशन से बताते हैं, मेरा सिक्रीशन लोगे तभी काम बनेगा, मैं भले इधर बैठा हुआ पर मैं बाइल निकाल रहा हूँ, मैं एसिडिक जूस निकाल रहा हूँ, मैं गैस्ट्रिक जूस निकाल रहा हूँ। तो बेसिकली वो दूर बैठे रहते हैं पर एक्शन चलता रहता है। क्लियर हो गई। स्वेट ग्लैंड जो है अपना स्वेट निकालती रहती है, फ्लश आउट होता रहता है बैक्टीरिया। सिबेशियस ग्लैंड जो है सीबम निकालती रहती है, सिरुमिनस ग्लैंड सिरुमिन
निकालते रहती है, वैक्स निकालती है, ट्रैप होता रहता है, वो बैठी काम देखते रहती है, ठीक है। तो इनका एक्शन इन्वॉल्व होता है बाय द सिक्रीशन, इनके सिक्रीशन से इन्वॉल्व होते हैं इन द डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। सो फिजिकल में हमने क्या पढ़ा, फिजिकल में हमने सबसे पहले पढ़ा बच्चों जी आपका स्किन, और हमने पढ़ा म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो हर जगह प्रेजेंट होती है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होती है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती है। द गोल ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इज टू सिक्रीट लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ म्यूकस सो दैट वी कैन ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्यूलर बैरियर, ये क्लियर हुआ आपको। सो वी हैव कंप्लीटेड 2 टाइप्स ऑफ बैरियर। अच्छा, फिजियोलॉजिकल में हमने कौन कौन से पढ़े, पीएच पढ़ा है हमने, उसमें फीवर पढ़ा है हम लोगों ने, पीएच में भी हमने कई सारे एग्जाम्पल पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एसिड पढ़ा, बाइल पढ़ा, सिरुमिन पढ़ा, लाइसोजाइम पढ़ा, नेजल हेयर पढ़ा, यूरिन पढ़ा, वेजाइनल सिक्रीशन पढ़ा और सीबम पढ़ा, राइट। सो इतने सारे होते हैं कौन से बैरियर, दीज आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर। नाउ अब हम मेन इम्यूनिटी में घुस रहे हैं, जो कि आपके माँ बाप से ही आपको मिली है, आप कोई भगवान नहीं है कि कहीं से आपको उन्हें पैदा किए, क्योंकि जो आपने पैदा की है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, विच इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर में अब आपको 11th क्लास को रिकॉल करना है, क्योंकि अब आपको याद करनी है द टाइप्स ऑफ WBC, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता है तो फिर ये आपको नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी आपको एक क्विक रिविजन देने वाली हूँ, पर ये क्विक रिविजन क्विक ही होगा, आपको डिटेल लेक्चर नहीं मिलेगा इसमें। सो आपको इसके लिए थोड़ा सा टाइप्स ऑफ WBC को रिवाइज करना पड़ेगा। आप जाके 11th क्लास का टाइप ऑफ WBC का लेक्चर लगा लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द सेल्यूलर बैरियर। चलो बच्चों जी, अब हम देखेंगे सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर में कहानी ये है, अब देखो बहुत सारे लोग फीवर को ना सेल्यूलर बैरियर में रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे फीवर जो है वो सेल्यूलर बैरियर में भी हो सकता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। पर अगर फिजियोलॉजिकल है तो टिक फिजियोलॉजिकल पे ही लगाना, ठीक है। फीवर इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर जो हमेशा जन्म से ही हमको मिला होता है। पर अगर सेल्यूलर बैरियर है और फिजियोलॉजिकल बैरियर है तो सेल्यूलर पे टिक लगाना, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। और अगर दोनों एक साथ हुए तो आपका सिलेक्शन क्या होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे मैंने फीवर को दिया है, देखो सेल्यूलर बैरियर यहाँ पे दिया है, तो क्यों दिया है वो आपको समझ में आया होगा कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो पायरोजेंस निकालते हैं। सो इफ द सेल्स आर इन्वॉल्व देन इट इज द सेल्यूलर बैरियर। पर इसको मैंने फिजियोलॉजिकल क्यों कंसिडर किया, और मैंने देखा कि भाई एक्टिविटी जो है वो आपके फीवर से हो रही है, आपके जो पैथोजन है वो फीवर की वजह से किल हो रहे हैं, मैक्रोफेजेस थोड़ी आके उसको किल कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो फिजियोलॉजिकल बैरियर है। पर अगर सेल्यूलर दिया होगा, फिजियोलॉजिकल नहीं है तो सेल्यूलर पे टिक करोगे, सेल्यूलर फिजियोलॉजिकल दोनों दिया है तो फिजियोलॉजिकल पे टिक करोगे, और सिर्फ फिजियोलॉजिकल दिया तब तो कहने की कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, अब सेल्यूलर बैरियर्स जो हमें बचपन से ही मिले होते हैं वो किसकी वजह से मिले होते हैं बच्चों जी, WBCs की टाइप से। नाउ अब आपके बॉडी में कौन कौन से सेलुलर बैरियर्स जो हैं वो हमें मिले होते हैं, आइए समझते हैं, ठीक है। सेल्स की बात करूं, सेल्स जो हमें डिफेंस देती हैं ये कौन कौन होती है मैम, हमें पता है मत बताइए, ये होती हैं WBCs, ठीक है। क्या होती हैं WBCs, ठीक है। एक बार इसका कोई रिवीजन कर लेते हैं अपन लोग फटाफट से। WBCs 2 प्रकार की होती है, डोंट गो विद द हैंडराइटिंग, मैम आप कैसे लिख रही हैं, ठीक है। WBCs 2 प्रकार की होती है बच्चों जी, एक होती है ए ग्रैन्युलोसाइट, वन इज द ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है, अभी हमको इन सब का काम नहीं है, ओके। और एक होती है ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है, डन, समझ गए ये बात। अब ए ग्रैन्युलोसाइट इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते और ग्रैन्युलोसाइट इसमें ग्रैन्यूल होते हैं, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट 3 प्रकार की होती है बच्चों जी, एक होती है इओसिनोफिल, इओ, ठीक है, और एक होती है बच्चों जी क्या, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और एक क्या होती है बच्चों जी, बेसोफिल, ठीक है। मैं इसको किनारे लिखना चाहती थी न्यूट्रोफिल को, पर ठीक है, बेसोफिल्स, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं, यहाँ क्यों छोड़ रखा वो अभी आपको पता चलेगा। ए ग्रैन्युलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है लिम्फोसाइट, वन इज द लिम्फोसाइट, ठीक है, एंड वन इज द मोनोसाइट। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैम पूरा डिटेल से पढ़ाएगी, तो मैम डिटेल से तो पढ़ा नहीं रही, क्योंकि मैम 11th में ऑलरेडी पढ़ा चुकी है। नाउ अब मैं आपको ये बता रही थी कि जो डिफेंस सिस्टम में काम करती हैं, जो खाने पीने का काम करती हैं, वो आपके पास 2 प्रकार की सेल्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली क्लासीफाई करूं, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है, अगर मैं सेल्स का क्लासिफिकेशन करूं, ठीक है, इम्यूनिटी की, तो वी हैव बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेल, वन इज अ फैगोसाइटिक सेल, वन इज द फैगोसाइटिक सेल्स बच्चों, ठीक है, एंड वन इज अ नेचुरल किलर सेल्स। दूसरा क्या है बच्चों, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, डन है इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक और लिखो जो है मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल्स, ठीक है। अब समझो, इधर आओ। अब
इस पूरी कहानी में देखो, इन पूरे WBC में कौन फैगोसाइट करता है, ठीक है। इओसिनोफिल जो होते हैं ये एलर्जी कॉज करते हैं, तो ये तो नहीं होते, ठीक है, तो मैं इसको राइट हटा देती हूँ। ये अपने कुछ सिक्रीशन करते हैं जिससे एलर्जी होती है। बैसोफिल भी नहीं करते, ठीक है। लिम्फोसाइट जो होते हैं ये भी नहीं करते, ये डायरेक्ट किलिंग करते हैं। अब हम बात बचा कौन, अब बचा आपका मोनोसाइट। सो मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है। नंबर 1 इज दिस एंड नंबर 2 इज दिस। ये जो दोनों सेल होती हैं प्यारे बच्चों, ये जो दोनों सेल हैं इन्हें हम कहते हैं फैगोसाइटिक सेल्स। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें आज नहीं होनी चाहिए। सो अगर मैं बात करूं कि सेल्स कितने टाइप की हैं जो डिफेंस सिस्टम में, वैसे तो ये सारी ही डिफेंस सिस्टम में, दे ऑल आर WBC ना, पर हमें ये बताना है कि इन्नेट इम्यूनिटी में हमें कौन सी सेल्स जो है वो डिफेंस करने के लिए सबसे पहले मिली। तो आपको बताना पड़ेगा कि दैट द न्यूट्रोफिल एंड द मोनोसाइट, ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी में हमें ये दोनों सेल्स जो है ये मिली। कौन कौन सी बच्चों, हमें मिली मोनोसाइट एंड व्हाट न्यूट्रोफिल, ठीक है। ये हमें कहाँ मिली, ये हमें मिली इन्नेट इम्यूनिटी में, ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी में मिली। और ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये करती हैं फैगोसाइटोसिस, जिसका मैकेनिज्म अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर हो गई इतनी बात, इसमें कोई परेशानी तो नहीं आज। ओके बच्चों, सो इन्नेट इम्यूनिटी में हमें न्यूट्रोफिल्स और हमें मोनोसाइट्स जो हैं वो भर भर के मिले, ताकि जब भी कोई इन्फेक्शन जो हो घुसे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिली, बेसोफिल नहीं मिली, एसिनोफिल नहीं मिली, लिम्फोसाइट नहीं मिली, पर बेसिकली जो लिम्फोसाइट होती हैं दीज आर द पार्ट ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो ये जो होती हैं लिम्फोसाइट, ये बेसिकली एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं, ठीक है। ये बेसोफिल, एसिनोफिल जो हमें जनरली जन्म के बाद डेवलप होकर मिलती हैं, जबकि हमें मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जन्म के साथ ही मिल जाती हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, इसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो नहीं। तो न्यूट्रोफिल और आपकी जो दैट मोनोसाइट है ये मेनली आपको इन्नेट इम्यूनिटी से फैगोसाइटोसिस के लिए मिली होती हैं, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा NK सेल्स के, तो फैगोसाइटिक सेल्स कौन कौन सी हो गई हैं बच्चों हमारे पास जो इन्नेट इम्यूनिटी में हमको मिली हैं। सेल्स फ्रॉम इन्नेट, नोट्स बनाएंगे, इन्नेट इम्यूनिटी, क्लियर है, डन। तो कौन कौन सी मिल गई है हमें मिल गई है मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ WBCs हमको जन्म से ही मिली होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। क्लियर हो गई इतनी बात, डन हो गई इतनी बात, ठीक है। ये सब जो है ना, ये लिम्फोसाइट, ये सब लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक्वायर्ड के। अब हम बात करते हैं NK सेल्स के बारे में, और NK सेल्स जो अभी सिर्फ मेथड लिख देती हूँ। NK सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, एपोप्टोसिस, और ये क्या है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। मास्ट सेल आपको कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, मास्ट सेल आपके शरीर में इन्फ्लामेशन कराती हैं, ठीक है, क्या कराती हैं, इन्फ्लामेशन। इसीलिए इन्फ्लामेशन को कई बार हम सेलुलर बैरियर के अंदर भी इसको सेलुलर बैरियर के अंदर ही पढ़ते हैं, क्योंकि मास्ट सेल की वजह से तो नहीं, पर मास्ट सेल इज द पार्ट जहां से, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके कहानी शुरू करते हैं अपन लोग, जिससे आपको मजा आ जाए। सेलुलर बैरियर, व्हाइट ब्लड कार्प सेल्स, ल्यूकोसाइट में भी कौन कौन सी होनी चाहिए, आपकी न्यूट्रोफिल, ठीक है। मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इन्फ्लामेशन, फीवर, ठीक है, और बहुत सारे एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस जो होते हैं ये आपके इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ अब कौन से जो है ल्यूकोसाइट जो है, दीज आर द पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये जो होते हैं, दीज फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ये आपके इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं कि अच्छा, इसके बारे में मैं लेके भी आई हूं डिटेल आपके लिए। तो जो न्यूट्रोफिल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो है ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है। कैसा होता है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर
न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ये आपको जन्म के साथ मिली होती हैं, ठीक है, और इनको कॉमनली पीएमएनएल कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती हैं और ये हाईली मोटाइल फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। वैसे भी जब मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी WBC हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल, और जब भी आपको इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले दौड़ते भागते कौन आती है? न्यूट्रोफिल। समझ में आ गई बात, क्या बोला मैंने? और वैसे भी न्यूट्रल से याद रखो कि जो लोग न्यूट्रल होते हैं वो सबके सुख दुख में पहुंच जाते हैं, ओके, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो जो आपको मैक्रोफेजेस होते, जो आपको मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल इनेट इम्यूनिटी में मिली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ईओ से, हाँ वैसे अगर मैं बात करूं तो ईओसिनोफिल और बेसोफिल और ये आपके जो दैट लिम्फोसाइट, दे ऑल वर्क्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे एलर्जी हुई तो एलर्जी तो जन्म के बाद होगी, तो एलर्जी क्यों हुई? क्योंकि ईओसिनोफिल था, ठीक है, बेसोफिल्स थे। तो बेसिकली ये कब फंक्शन करते हैं? ये तब फंक्शन करते हैं जब आपका जन्म हो जाता है कुछ समय के बाद, ठीक है, और न्यूट्रोफिल और बेसोफिल्स जो होते हैं ये खड़े ही होते हैं। जब जिस दिन आप पैदा होंगे उस दिन ये आपको मिले हुए होंगे, क्योंकि जिस दिन आप इस एनवायरनमेंट में आएंगे आप एक्सपोजर में हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और उनको ये खाने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये मैक्सिमम होते हैं, कभी भी कोई इन्फेक्शन हो जाए तो सबसे पहले यही कूदते फांदते आते हैं और ये सबसे ज्यादा होते हैं, इनका शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रोफिल की एक और अच्छी कहानी बताती हूँ आपको। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं लड़ाई झगड़ा करने के बाद, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस लेके आई हूँ मैं आपको, डोंट वरी। न्यूट्रोफिल जो होते हैं जब ये लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और जब ये मर जाते हैं तो ये एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं एंड दे विल फॉर्म द पस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ पस, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये पस क्या होता है, आपको पता है कि जब आपका घाव भर जाता है तो उसमें पस बनने लगता है, मवाद बनने लगता है जिसको हम कहते हैं, तो ये क्या होते हैं? पस इज नथिंग, दीज आर द डेड WBC, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या होता है? डेड WBC में भी कौन सा है? डेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो पस क्या है मेरे बच्चों? पस है आपका डेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, पस जो है ये आपका डेड न्यूट्रोफिल्स है। क्लियर हो गई इतनी बात? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो नहीं? नाउ अगली बात करते हैं, करते क्या है? तो दे आर फॉर्म फ्रॉम द स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। हा, ठीक है, ये कैसे बनते हैं? ये बोन मैरो के स्टेम सेल से बनते हैं, इसलिए जन्म से मिले होते हैं और ये कुछ समय के बाद मर जाते हैं। अच्छा, ये कैसे मरेंगे? तो ये भी मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया है कि जब ये मर जाते हैं तो उनकी बाजू वाली इनको खा जाती है, तो दे कैन रिप्लेस्ड बाय देयर पड़ोसी, ठीक है, ओके, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। पूरे WBC में जितनी WBC हैं, सिर्फ मोनोसाइट न्यूट्रोफिल नहीं, जितनी भी WBC है उसमें 40 से 75% इन्हीं का हिस्सा होता है। इसलिए जब कभी भी लड़ाई झगड़ा, देखो कितने मल्टी लोड दिख रहा है इसका न्यूक्लियस, ठीक है, तो जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहले एक कूद के जाती हैं। ओके, डन हो गई इतनी बात। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नाउ मोनोसाइट्स के बारे में बात करती हूं मैं। नाउ मोनोसाइट्स जो होती हैं, दीज आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ द ल्यूकोसाइट। इनके बारे में कुछ चीजें पढ़ाती हूं मैं आपको, मजेदार चीजें, ठीक है। देखो सपोज दैट कि ये है आपका ब्लड, ठीक है, ब्लड नीला क्यों बना रही हो शिप्रा मैडम आप, ठीक है। सपोज दैट कि ये है आपका ब्लड वेसल्स, ठीक है, और जो है आपको बताऊं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट में मोटिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, इनका शेप ही ऐसा होता है कि ये कूद फाद के कहीं भी चले जाती है, ठीक है। सो ये हो गया आपका ब्लड और यहाँ पर हो गई मान लीजिए आपको कोई इंजरी, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया घुसा जा रहा है, ये बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया क्यों बना रही हो, ओके, मान लो कि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया घुसना चाहता है, ये 2 बैक्टीरिया है, ठीक है, डन। आई बात समझ में? ना ध्यान से सुनना, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यहाँ नहीं बनाते, ओके, ध्यान से देखना, ठीक है, ओके। ना ये आपकी ब्लड वेसल्स है और ये है भैया जी आपका टिश्यू, ठीक है, ये आपका क्या है? टिश्यू, ठीक है। सो दीज आर द टिश्यू, ठीक। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया घुस गए हैं, ये ब्लैक में यहाँ पे बैक्टीरिया बना दिया है, ठीक है, ये हो गए बैक्टीरिया एंड दीज आर द टिश्यूज। क्लियर? डन। अब क्या होगा? जैसे ही इनको ये समझ में आएगा, ठीक है, कि आ गया है कालिया आ गया है, ठीक है, तो ये क्या करेंगी कि अपने जो है यहाँ से निकाल कर, यहाँ से निकाल कर पर्पल कलर से बनाती हूँ, ये मोनोसाइट्स को निकालेंगी, ठीक है, ये मोनोसाइट निकालेंगी। अब मोनोसाइट जो है वो ट्रैवल करता यहाँ पहुँचेगा, डन। पर जैसे ही वो टिश्यू के पास पहुँचेगा वो इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बच्चों? इनलार्ज हो जाएगा। जैसे ही टिश्यू के पास पहुँचेगा वो इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अब हम इनको कहते हैं मैक्रोफेजेस। क्या कहते हैं इनको हम?
मैक्रोफेजेस, ठीक है। और वैसे भी मोनोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक जो उसी जगह पर बने रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते, ठीक है, और एक जो घूमते फिरते रहते हैं। जैसे ही वो उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां पर इन्फेक्शन बैठा हुआ है, वो अपने आप को बड़ा कर लेते हैं और इसको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। क्लियर है? तो मोनोसाइट जो है जब तक ये ऐसे पूरे ब्लड में ट्रैवल करते रहेंगे, पर जैसे इनको पता चलेगा ओ कालिया आ गया है, अब इस कालिया को मारने के लिए ये अपना साइज बड़ा कर लेते हैं एंड दे विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट? They will convert it into the macrophages. क्लियर हो गई? अब इसका काम क्या है? मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल, इन दोनों का काम होता है फेगोसाइटोसिस। कुछ में जो आपके मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस होते हैं, ये उसी जगह पर बैठे रहते हैं और इनके कुछ स्पेशल नाम हैं, जैसे लिवर में कुफर सेल्स होती हैं कि नहीं होती हैं? तो ये वही है, नहीं आपके मैक्रोफेजेस ही तो हैं जो किल करने का काम करते हैं। कुछ जो है जिनका कोई नाम नहीं होता, ब्लड में इधर उधर घूमते रहते हो, जहां कोई इन्फेक्शन हुआ उसका एनकाउंटर ही इसको इनगल्फ कर लेती है। और इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जो कि क्लास 11th में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। समझ आ गई बात? सो हाउ मेनी सेल्स वी गेट फ्रॉम द इनेट इम्यूनिटी? वी गेट 3 टाइप्स ऑफ सेल्स फ्रॉम द इनेट इम्यूनिटी. One is the phagocytic cells, one is the NK cells, and one is the mast cell. Now what is the phagocytic cells? Phagocytic cells are those type of cells which can engulf the bacteria or the infection. ठीक है? They can be neutrophil, they can be monocytes. ठीक है? Monocyte are of 2 types. It may be lived always in a same place. Suppose that example is Kupffer cells for the liver, and they can be moved in around the body so that whenever they encounter with the infection, they can engulf it. ठीक है? समझ में आ गई बात? इसमें कोई परेशानी तो नहीं? तो जो आपके मोनोसाइट होते हैं घूमते रहते हैं, पर जैसे ही इन्फेक्शन के काउंटर में आते हैं, टिश्यूज के बीच में आते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। ठीक है? सो मोनोसाइट जो होती है, दीज आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ WBC बच्चों। ये अमीबॉइड शेप की होती हैं। न्यूक्लियस इनका बीन शेप का होता है। न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक दिस। ओके, न्यूक्लियस इनका बीन शेप का होता है और ये पूरे ब्लड ल्यूकोसाइट का 2 से 10% बनाती हैं। ठीक है? अभी आपको सिर्फ 2 ही याद करना है। ये मोटाइल होती हैं, ये फैगोसाइटिक होती हैं, 10 से 20 घंटे इनका लाइफ स्पैन होता है, और जैसे ही ये टिश्यू के स्पेस में पहुंचती हैं, ये अपने आप को बड़ा कर लेती हैं। तो न्यूक्लियस बिन शेप का है, लाइसोसोम है। ठीक है? तो ये आपको बस इतना याद रखना है। तो 10 to 20% इनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है? 10 से 20 घंटे है। कितना परसेंटेज है? 2 से 10% है। उनका तो बहुत ज़्यादा 75% तक था। ठीक है? नाउ व्हेनेवर दे विल रीच टू द टिश्यूज, दे विल जॉइंट। ठीक है? They will joint and they will convert it into the macrophages. Monocytes circulate in the blood stream for 8 hours. ठीक है? 8 घंटे तक इधर उधर घूमती रहती हैं, ज़्यादा भी घूम सकती हैं। और जैसे ही ये टिश्यू, जैसे ही क्या करेंगे, ये टिश्यू के जब इनका समय आता है, जब ये इन्फेक्शन के एनकाउंटर होती है, जब ये टिश्यूज के अंदर गुजरा, टिश्यू में तो इन्फेक्शन रहते ही हैं। ठीक है? तो ये अपने आप को कुछ स्पेशल चेंजेस करती हैं, दे विल कन्वर्टेड इनटू द मैक्रोफेजेस। क्या चेंजेस होते हैं? इनको में स्यूडोपोडिया लाइक बहुत सारे एक्सटेंशन बनने लगते हैं, न्यूक्लियस सारे सेल ऑर्गेनल अच्छे से दिखाई देने लगते हैं, मतलब इनका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है? इनका जो है लाइफ स्पैन मोनोसाइट से ज़्यादा है और ये लॉन्ग लिव्ड होती हैं, हाईली मोटाइल फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। ठीक है? और ये याद रखिएगा कि मैक्रोफेज जो होते हैं, मैक्रोफेज इज अ कॉमन वर्ड, पर हर जो है साइट के लिए एक अलग अलग प्रकार का मैक्रोफेज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑस्टियोक्लास्ट, ये बोन का मैक्रोफेज है। ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में बोन रीमॉडलिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। आपको क्या लगता है कि जो बोन आपको बचपन में मिली थी वैसी बोन जीवन भर रहेगी? ना 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 ना, आपके बोन की रिमॉडलिंग तो हमेशा चलती रहती है यार, कभी मोटी, कभी पतली, कभी कैसी भी। ठीक है? तो ये क्यों होता है? बिकॉज वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज द ऑस्टियोब्लास्ट एंड वन इज द ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो बोन बनवाती हैं, और जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती हैं वो बोन सेल्स को खाती हैं, जिससे रीमॉडलिंग चलती रहती है। माइक्रोग्लियल सेल्स, इनके बारे में हम लोग पढ़ा था, ये ब्लड ब्रेन बैरियर्स वगैरह बनाने का काम करती हैं। ठीक है? ये ब्रेन में पाई जाती हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन ब्रेन तक एंट्री ना ले सके, क्योंकि ब्लड तो भरा ही है इन्फेक्शन से। उसके बाद मेसेंजियल सेल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो कि किडनी में थी। कुफर सेल्स के बारे में पढ़ा, जो लीवर में थी। हिस्ट्रियोसाइट जो थे वो सारे कनेक्टिव टिश्यूज में होती हैं, और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस भी होते हैं जो लंग्स में होते हैं। तो ये है सब मैक्रोफेजेस ही, इनका फंक्शन वही है, पर ये कुछ स्पेसिफिक पार्ट के लिए डिजाइन है और ये वहीं पे पाई जाती है, इसलिए इनका एक स्पेशल नाम रख दिया गया है। ठीक है? नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फैगोसाइटोसिस होता कैसे है, देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके? फैगोसाइटोसिस होता कैसे है? चलो देखो, यहाँ पर मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी, मैं आपको यही से समझा देती हूँ, बिकॉज ये वाला हम ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। सपोज दैट कि कोई बैक्टीरिया है। ठीक है? क्या मैं इसको बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ? चलो कोई बात नहीं, मैं आप इसको बना देती हूँ। इसका आप लोगों को डायग्राम आई डोंट थिंक सो कि बनाने की ज़रूरत है, पर ठीक है,
मन, क्योंकि इससे टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। अब देखो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि इसका डायग्राम बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि फैगोसाइटोसिस तो आपको आता ही होगा। चलो यहीं पे समझा देती हूँ, देखो ध्यान से, है ना, यहीं पे समझा देती हूँ, इस डायग्राम में ही आई कैन क्लियर यू, ठीक है। सो क्या होता है, ध्यान से देखो, सपोज दैट कि एक यहीं पे बनाते जाते हैं पर लोग, ठीक है, ये एक क्या है, माइक्रोफेज है, ठीक है, टिश्यू के पास आया, मोनोसाइट घूम रहा था, उसको समझ में आया कि हाँ इन्फेक्शन है, तो उसने अपना साइज इस तरीके से बड़ा कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या रखा हुआ है, इन्फेक्शन रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, इन्फेक्शन कर रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा कि अपना जो ऐसा साइज है इसको थोड़ा सा ऐसा गोल कर लेगा, ये, ठीक है, और इन्फेक्शन को घेर लेगा। घेरने के बाद ये इन्फेक्शन को क्या कर लेगा, इंगल्फ कर लेगा, ठीक है, क्या कर लेगा, इंगल्फ कर लेगा। अब इसको डाइजेस्ट कैसे करेगा वो मैं बताती हूँ। आपको पता है कि क्योंकि मैक्रोफेज एक सेल है, तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल होंगे, तो इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं लाइसोजाइम। क्लियर माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसी खा लिया था, ठीक है, जैसे ही खाया इसने, इस चंदन कुमार ने जैसे ही इसने घपका, वैसे इसने क्या किया, इसने फ्यूज़ किया अपने आप को एक सेल ऑर्गेनल से, ठीक है, और एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर में खा के अंदर लिया, और जैसे ही फ्यूज़ किया एक स्पेशल स्ट्रक्चर से जिसका नाम था लाइसोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फैगोलाइसोसोम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फैगोलाइसोसोम। और फैगोलाइसोसोम के अंदर जो है सारा एंजाइम इसके अंदर आ जाएगा और खाने को डाइजेस्ट कर देगा। जो खाना डाइजेस्ट हुआ वो वॉल से निकल कर यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो बचा जिसको हम अनडाइजेस्टेड वेस्ट कहते हैं वो शरीर से बाहर हो जाएगा, मतलब सेल से बाहर हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, और जो है इसकी इंप्योरिटीज़ बाहर होंगी बाय द किडनीज ओनली, ठीक है। सो कुल मिला के फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी बैक्टीरियल सेल को अच्छे से डाइजेस्ट कर देते हैं, और जो है मतलब बेसिकली मैंने आपको अमीबा का प्रोसेस बताया। अमीबा में जो खाना होता है वो ऐसे डाइजेस्ट होता है, जो चीज़ें बढ़िया से पच जाती है उसको वॉल एब्जॉर्ब कर लेती है। अब बात ये है कि यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया है, उसको कुछ डाइजेस्ट नहीं करना, हम तो उसको मारेंगे, उसका जो भी बॉडी है, डेड बॉडी, उसको बाहर कर देंगे। तो बेसिकली व्हाट इज द वर्क ऑफ मैक्रोफेजेस, इट कैन किल द बैक्टीरिया, इट कैन कितना बैक्टीरिया ये काट फाट डालता है, उसकी ऐसी कम तैसी मचा देता है और उसके बाद उसे बाहर फेंक देता है, ठीक है। और उसके क्या करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, एंटीजन प्रेजेंट करता है, खैर उसके बारे में भी आपको नहीं जानना है। सिर्फ इतना जानना है कि मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स दे प्रोवाइडेड बाय द इनेट इम्यूनिटी एंड दे कैन डू द फैगोसाइटोसिस, दे कैन ईट द बैक्टीरिया, दे कैन डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड दे कैन रिमूव द अनडाइजेस्टेड वेस्ट। खराब चीज़ों को ये बाहर फेंक देते हैं जो अब यूज़ की नहीं है, जो ब्लड में भी घूमते रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई फैगोसाइटोसिस? आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। ये जो होते हैं मैक्रोफेजेस कहाँ कहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ आगे देखते हैं। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। व्हाई दे आर कॉल्ड एज नेचुरल किलर सेल्स। इनका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है नेचुरल किलर सेल्स का। क्या होता है वो देखिए। नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं ये नेचुरली आपकी बॉडी में मिली होती है। आपको क्या लगता है कि दुनियादारी में जब देखो तब इन्फेक्शन को यही मारेंगे क्या? ये कोई धर्मात्मा है क्या यार? ठीक है, ये कोई धर्मात्मा तो है नहीं, तो सीधी बात है। और देखो ये तो तब मारती है जब कोई बैक्टीरिया घुसा हुआ हो, ठीक है। जैसे कोई आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया घुस गया तो न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज आ गया, उसको खा पी लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मान लीजिए आपको पता है कि आपके पास कितनी सेल है? बहुत सारी सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं आपके पास। अब ये मिलियन एंड बिलियन ऑफ जो सेल्स हैं ये कोई अमृत तो पी के तो आई नहीं कि अमृत पी लिया आज तो मैं मरूंगी ही नहीं कभी, मैं तो बिल्कुल शाकाल की औलाद हूं। तो आपके बॉडी में कंटिन्यूसली सेल डेथ चलता रहता है। नोबडी शाकाल की औलाद की वो कभी मरेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि शाकाल को भी मारने के लिए अमिताभ बच्चन कोई सब मूवी थी ना वो शाकाल वाली, तो वो तो आई गई थी। सो मैं आई गया था हीरो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके हर बॉडी का जो सेल होता है उसका एक लाइफ टाइम होता है, उसके बाद वो मर जाती है। अब वो मर जाती है तो उसका क्या होता है, ठीक है। आपकी बॉडी में जो सेल्स कैंसरस होती हैं उनको भी बहुत मारना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि आपके सेल में कभी कोई म्यूटेशन नहीं होता? यार आप इस खुले वातावरण में घूम रहे हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी हो लोगों के लिए, तो आपकी सेल्स कैंसरस होती रहती हैं। पर नेचुरल किलर सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन रिकॉग्नाइज द अजीबो गरीब सेल्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। अगर आपकी बॉडी की नॉर्मल सेल कुछ अजीबो गरीब बिहेवियर कर रही है, कुछ अजीबो गरीब हो गई, कैंसरस हो गई है, तो ये नेचुरल किलर सेल्स उसको मार देती हैं। समझ में आई बात? सो नेचुरल किलर सेल जो होती हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ के लिए होती हैं। समझ में आ रही बात? प्रोग्राम सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। ये क्या होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए
ये उन सेल्स को मारती हैं, अपनी ही बॉडी की उन सेल्स को मारती हैं जो कैंसरस हो गई हैं, जो डेड हो गई हैं, जिनका कोई काम नहीं है, शरीर में ये रहेंगे तो कुछ ना कुछ ये इनको दंगा ही मचाना है, तो इनको मार दो। जब हम अपनी ही बॉडी की सेल की प्रोग्राम डेथ कर रहे हैं कि भैया तुम्हारा प्रोग्राम हो गया खत्म, तुम तो मर जाओ, तो ये कौन करता है? नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स एक प्रकार की लिम्फोसाइट ही है, ठीक है। ऐसा ना समझो बच्चों कि ये लिम्फोसाइट नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, दे ऑल आर लिम्फोसाइट। पर हम इनको लिम्फोसाइट की कैटेगरी में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हम इसे लिम्फोसाइट की कैटेगरी में इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये इन्फेक्शन से नहीं बचा रही है हमको, ये अपनी ही बॉडी की सेल से आपको बचा रही है। पर अल्टीमेटली अगर आपकी सेल डेथ हो गई है तो वो भी तो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन कर सकती नहीं कर सकती। कैंसरस हो गई है तो कैंसर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो बॉडी खराब होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक प्रकार की WBC ही है जो कि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड रेड बोन मैरो में बनती है। वैसे भी आपकी ब्लड की कोई भी सेल्स जो होती है वो रेड बोन मैरो में ही बनती है। ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जो कि हम बचपन से जब से पैदा हुए तब से पता RBC कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है, ठीक है। तो वैसे बॉडी की हर सेल भी बोन मैरो में बनती है। तो स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड रेड बोन मैरो में आपकी नेचुरल किलर सेल्स बनती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा ना हुआ बच्चों जी तो ये मान लेना कि बॉडी की हर व्यक्ति को कैंसर होगा, ठीक है। NK सेल्स जो होती हैं ये सेलुलर डिस्ट्रक्शन करती हैं दो तरीके से, समझ में आई बात? ये सेलुलर डिस्ट्रक्शन करती हैं दो तरीके से, देखिए कैसे। नेचुरल किलर सेल प्रोड्यूस परफोरिन्स व्हिच आर केमिकल दैट व्हेन इंसर्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रोब मेक सो वीक दैट साइटोलाइसिस कैन अकर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये सिर्फ प्रोग्राम सेल डेथ करती तो है, ठीक है, पर इनका जो मैकेनिज्म फैगोसाइटोसिस का नहीं है, ठीक है। इनका जैसे मान लो कि नेचुरल किलर सेल्स ये लिम्फोसाइट है, आपके प्रोग्राम सेल डेथ करने के साथ साथ माइक्रोब्स को भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं मार सकते, ऐसा नहीं है कि नहीं मारेंगी। पर एक चीज जो है, ज्यादातर इनका काम प्रोग्राम सेल डेथ में होता है और इनके मारने का मैकेनिज्म भी अलग है, ठीक है। ये इनके मारने का मैकेनिज्म भी अलग है। कैसे अलग है कि नॉर्मली आपने क्या देखा कि जो आपके न्यूट्रोफिल्स थे और मैक्रोफेजेस थे ये खा ले रहे थे सेल को, पर ये क्या करती हैं? सेल को फाड़ देती हैं। समझ में आ रही बात? सो ये दो तरीके से जो है किसी भी इन्फेक्टेड सेल को मार सकती हैं। किसी भी इन्फेक्टेड सेल, जैसे मान लो कि अगर वायरस घुसा, अगर मैंने मान लो कैंसरस सेल को मारना है, ठीक है, अगर मुझे कैंसरस सेल को मारना है तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है बॉडी का कि मुझे उस कैंसर को मारना है, पर क्योंकि कैंसर सेल के अंदर घुस गया इसलिए मुझे उस सेल्स को भी मारना पड़ रहा है। इट इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। मेरी कोई सेल मर गई है जो अब काम की नहीं है, इट इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहा है और वो नेचुरल किलर सेल से मारा जाएगा तो वो कैसे मारा जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम सेल डेथ तो इसका बेहतरीन फंक्शन है जो कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पर ये माइक्रोब्स को भी मार सकती है। कैसे मारेगी? WBC है ना, तो मार तो सकती है, ठीक है, पर ज्यादा काम WBC का कौन कर लेता है? ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। तो अगर इनको मारना है तो ये कैसे करेंगे? ये कुछ केमिकल रिलीज करेंगे। लुक एट दिस, एक्टिवेटेड नेचुरल किलर सेल्स आ रही हैं, ये कैंसरस सेल है। कैंसर किसके अंदर घुसा हुआ है? कैंसर वायरस, कैंसर जो है इस पूरी सेल के अंदर इसको म्यूटेशन कर दिया, इसका सेल का शेप चेंज हुआ। जैसे ही ये गई और ये इसके साथ बाइंड हुई, इन्होंने कुछ केमिकल रिलीज किया और बम से सेल फट गई। सो पहला तो है साइटोलाइसिस, ठीक है। तो पहले ये क्या करेंगी कि इन्फेक्शियस सेल पर ये क्या रिलीज करेंगी? दे रिलीज सम केमिकल सो दैट सेल कैन बर्स्ट, ठीक है। नाउ दूसरा है इनका प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। इट इज द नेचुरल सेल डेथ। अनदर फंक्शन ऑफ NK सेल इज एपोप्टोसिस, मींस नेचुरल सेल डेथ, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि बेसिकली जो NK सेल्स होती हैं, ठीक है, NK सेल्स जो होती हैं ये दो काम करती हैं, ठीक है। एक करती है साइटोलाइसिस, ध्यान से सुनना मेरी बात क्या बोल रही हूं मैं। अल्टीमेटली इन्हें मारना सेल्स को ही है, ठीक है, अल्टीमेटली इन्हें मारना सेल्स को ही है। तो सबसे पहले ये क्या करती है? साइटोलाइसिस, ठीक है, क्या करती है? साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस का नाम मतलब ही क्या होता है? सेल्स को मारना, ठीक है। तो कौन सी सेल्स को मार रही है ये? कैंसरस सेल को, ठीक है। कौन सी सेल को मार रही है? कैंसरस सेल को मार रही है। कैंसरस सेल को ये कैसे पहचान पाती है? नॉर्मल सेल अगर ऐसी दिखती है तो अगर इसमें वायरस की एंट्री हो गई तो कुछ समय के बाद ये ऐसे दिखने लगेंगी। जैसे नेचुरल किलर सेल को पता चलेगा कि कुछ अनवांटेड सी सेल है तो नेचुरल किलर सेल बूम 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 चलते हुए आएंगी, ये इस पर बाइंड करेंगी एंड दे विल रिलीज सम केमिकल एंड दिस कैंसरस सेल विल बर्स्ट आउट। क्लियर? समझ में आई? फट जाएगी। नाउ दूसरा ये क्या कर रही है बच्चों? दूसरा ये करती है एपोप्टोसिस। क्या करती है? एपोप्टोसिस, ठीक है। जरूरी नहीं है हमेशा कि कैंसरस सेल को ही मारने के लिए NK सेल आए। मान लीजिए कि आपकी कोई सेल जो है उसका लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर सेल का लाइफ साइकिल, देखो ये ब्लिंग ब्लिंग हो रहा है मेरी आंखों में, अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया तो भैया इस सेल को भी मारना पड़ेगा और ये कौन करता है? NK सेल कहता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। क्लियर हो गई बात? तो अल्टीमेटली इनका काम है सेल को मार दो,
ठीक है, चाहे सेल का लाइफ साइकिल खत्म हो गया तो उसे मार दो, अगर सेल कैंसरस हो गई तो उसे मार दो। क्लियर हो गई बात। नॉर्मली न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट क्या कर रहे थे, ये बैक्टीरिया खा रहे थे, इस बैक्टीरिया को खा रहे थे, बैक्टीरिया घूम रहा है बाहर, ये उनको देख लिया बैक्टीरिया आ गया, चलो तुमको खा लेते। तो ये जो अच्छा प्रोग्राम सेल डेथ तो जीवन में जब से पैदा होते तब से चली होती है ना, कंटिन्यूसली बोन रिमोड कंटिन्यूसली आपकी नेचुरल सेल डेथ चलती रहती जब से पैदा होता, तो एनके सेल्स नहीं होती, तो जो डेड सेल्स है वो आपकी बॉडी में उनका नंबर बढ़ता जाता, आपको इन्फेक्शन हो जाता, मर जाते। ठीक है, तो एनके सेल्स जो आपको जन्म से मिली, न्यूट्रोफिल जन्म से मिली, मैक्रोफेजेस जन्म से मिली, इनका काम ही होता है, मैक्रोफेज क्या करते, कोई बैक्टीरिया आ गया उसको खा लो, इनके ये क्या करते, कोई सेल डेड हो गई उनको खा लो। तो बेसिकली ये उस इन्फेक्शन को खाती हैं जो सेल के अंदर घुसा हुआ रहता है। नॉर्मली जो मैक्रोफेजेस और ये कौन क्या खाते हैं, जो सेल इन्फेक्शन घूम रहा होता, तो नॉर्मली ये सेल खाती हैं। ये समझ में आई बात। एनके सेल ईट व्हाट, दे ईट सेल। ठीक है, विच टाइप ऑफ सेल, कैंसरस सेल और मे बी डेड सेल। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, डन। तो ये खुला हुआ इन्फेक्शन कौन खाता, ये खाती न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस। ठीक है, now another way of the innate immunity का डिफेंस सिस्टम इज द कॉम्प्लीमेंट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं ये अडैप्टिव इम्यूनिटी की जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे उनकी तरह बिहेव करती हैं। राइट हो गई इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नाउ तो नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं वो सेल्स को मारती हैं, या तो वो सेल्स जो होगी इन्फेक्टेड सेल्स हो सकती हैं, या तो वो सेल्स कैसी होंगी, या तो वो सेल्स आपकी एपोप्टोसिस वाली सेल्स होंगी, मतलब उनकी डेथ हो गई होगी और उनको मारना होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई है, डन हो गई बच्चों जी इतनी बात। तो क्या क्या किया इनेट इम्यूनिटी में, सेलुलर बैरियर्स में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, न्यूट्रोफिल्स पढ़ा, मैक्रोफेजेस पढ़ा, ये फैगोसाइटोसिस करती हैं। हमने नेचुरल किलर सेल्स पढ़ा जिसमें वो क्या करती हैं, जिसमें वो करती हैं आपका सेल डेथ। कैसी सेल डेथ करेगी, या तो प्रोग्राम सेल डेथ करेगी विच इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस, या तो वो क्या करेंगी आपकी साइटो, या तो वो इन्फेक्शियस सेल को मारेगी जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग अलग एक और मैकेनिज्म पढ़ते हैं जो कि आपके इनेट इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है। इनेट इम्यूनिटी में आपको एक और चीज मिलती है आपके बॉडी में फॉर द डिफेंस विच इज अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। राइट नाउ व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लेट मी एक्सप्लेन यू मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों। आपका जो सीरम होता है, जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, उसमें 30 प्रकार के कुछ स्पेशल प्रोटीन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स बनते कहाँ पर हैं, ये प्रोटीन बनते हैं लिवर में। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग मेरे प्यारे बच्चों। कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट 30 प्रोटीन्स का एक ग्रुप है। राइट, कितने प्रोटीन्स का ग्रुप है, कॉम्प्लीमेंट 30 प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, और ये जो 30 प्रोटीन्स का ग्रुप है ये लिवर बनाता है। कौन बनाता है, लिवर बनाता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 30 प्रोटीन्स का ग्रुप है जो लिवर फॉर्म करता है। क्लियर। और ये जो आपका है ये कहाँ होता है, ब्लड में होता है, ब्लड सीरम में घूमता रहता है। अब ये जैसे ही एनकाउंटर करते हैं कि कोई पैथोजन आ गया है तो ये उसको मार देते हैं। अब मारने के ऐसे होता है कि 30 प्रोटीन्स जो होते हैं ये ऐसे नहीं कि तू चला, तू कभी भी चला, तू कभी चला, ना 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 ना, ये एक के बाद एक एक्टिवेट होते हैं, मतलब दे शो द कैस्केड इफेक्ट। ठीक है, ये क्या शो करते हैं बच्चों, कैस्केड इफेक्ट। ठीक है, ये कैस्केड मैनर में बिहेव करते हैं। जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स थे, 13 क्लॉटिंग प्रोटीन्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक्टिव होते हैं, वैसे ही इनका भी काम है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ध्यान से सुनो, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, दीज आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन, दीज आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन जो लिवर में बनते हैं। कहाँ घूमते रहते हैं, ब्लड में घूमते रहते हैं। दे एक्टिवेट एक के बाद एक, ठीक है, एंड दे एक्टिवेटेड, ठीक है, व्हेन दे गेट एक्टिवेटेड दे किल द इंफेक्शन। राइट, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। कहां बनते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, 33 होते हैं। कहां बनते हैं, लिवर में बनते हैं। कहां घूमते रहते हैं, ब्लड में घूमते रहते हैं। कैसे एक्टिवेट होते हैं, एक के बाद एक एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही इनको ये पता चलता है कि आ गया आ गया आ गया इन्फेक्शन आ गया, तो ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक्टिव होंगे और इन्फेक्शन को किल कर देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। नाउ अब अच्छा, एक के बाद एक एक्टिव होंगे तो इट इज कॉल्ड एज कैस्केड इफेक्ट। ठीक है, कैस्केड मैनर में एक के बाद एक एक्टिव हो रहे हैं। तो यहां पर ये नहीं पढ़ना है कि एक के बाद एक कैसे एक्टिव हो गए इन सबको, बस आपको ये बात बता रही हूं कि ये किल कैसे करते हैं। जैसे कि आपने नेचुरल किलर सेल्स को देखा कि दो प्रकार से किल करते हैं, या तो ये केमिकल कोई रिलीज करते हैं और सेल में पोर्स क्रिएट कर देते हैं, सेल को फाड़ देते हैं, या तो ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ करते हैं। ठीक है, नाउ ये कैसे किल करते हैं बच्चों जी, ये जो होते हैं ये 3 प्रकार से किल करते हैं। ठीक है, पहला ये किल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जो आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, लिखे ध्यान से सुनना, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ठीक है, चलिए देखिए ये कैसे किल करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सबसे पहले ये किल करते हैं कैसे, देखिए, बाय द साइटोलाइसिस। ठीक है, साइटोलाइसिस जैसे नेचुरल किलर सेल्स कर रहा था। ठीक है, दूसरा ये कैसे करते हैं, बाय द इन्फ्लामेशन। ठीक है,
इन्फ्लामेशन, ओके। और तीसरा ये कैसे किल करते हैं सेल को? बाय फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, क्लियर। क्या क्या पॉइंट आपको इसमें याद रखना है? यू हैव हाउ मेनी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इन द बॉडी मेरे प्यारे बच्चों? 30। कहाँ बनते हैं मैडम? लीवर में बनते हैं। कहाँ घूमते रहते हैं मैडम? ब्लड में, ठीक है, ओके। और जैसे इनकाउंटर करेंगे इन्फेक्शन से, ये 3 मेथड से इन्फेक्शन को किल करेंगे। नाउ साइटोलाइसिस क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान से सुनना है, यहाँ पे देखना साइटोलाइसिस कैसे करते हैं। दे वर नेम्ड कॉम्प्लीमेंट, इनको नाम कॉम्प्लीमेंट क्यों दिया गया? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करते थे। तू मेरे को कॉम्प्लीमेंट, जब तू चलेगा तो अभी मैं चलूंगा तभी तू तेरा काम है, ठीक है। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, इसलिए इनका नाम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। दीज आर नथिंग, दीज आर द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब पहले मैनर ये कैसे करते हैं भैया जी? ठीक है, साइटोलाइसिस, ठीक है। पहला मेथड क्या है? साइटोलाइसिस। इस पॉइंट के आगे आप लिख लेना, ठीक है। साइटोलाइसिस क्या करते हैं? ये क्या करेंगे? सपोज दैट कि ये एक सेल है, ठीक है, सपोज दैट कि ये क्या है? एक सेल है, क्लियर। ये क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आके इस जगह पर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इस जगह पर ऐसे आकर अटैच हो जाएंगे, क्लियर। अब ऐसे बनते नहीं है, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। डन हो गई, ओके। नाउ ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं, कॉम्प्लीमेंट सीपी लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इस जगह पर आके कर देंगे छेद, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों जी? छेद कर देंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की वजह से इस जगह पर हो जाएगा छेद, ठीक है। ये हो गया छेद, ठीक है, डन। जैसे ही ये पोर्स बनेंगे, ठीक है, जैसे क्या बनेंगे बच्चों? पोर्स बन गए ये, ओहो। जैसे ये पोर्स बने वैसे ही जो एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है वाटर, क्या पड़ा हुआ है? वाटर। ये वाटर अंदर एंट्री लेने लगेगा, ठीक है। जैसे ही वाटर एंट्री लेने लगेगा तो जो आपकी सेल है वो फूलने लगेगी, ठीक है। और कुछ समय के बाद सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये सेल जो है, इसके अंदर क्या घुसा हुआ है? मान लो इस सेल के अंदर क्या घुसा हुआ है? इस सेल के अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ है। क्या घुसा हुआ है? इन्फेक्शन घुसा हुआ है। या ये इसी तरीके के से बैक्टीरिया को भी मार देती हैं। बैक्टीरिया के अंदर पानी घुसाते जाते और बम कर देती हैं। क्लियर हो गई? समझ में आया ये बात? तो सबसे पहले ये कैसे मारती हैं? साइटोलाइसिस से। ये सब एक दूसरे को एक्टिव करते हुए आएंगे, सेल के चारों तरफ अटैच हो जाएंगे। अब वो सेल कैसी हो सकती है? या तो उसके अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ, या तो वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया के चारों तरफ ये घुस जाएंगे, ठीक है ना। दे विल क्रिएट द पोर्स, ठीक है। ये क्या करेंगे? पोर्स क्रिएट करेंगे और आसपास का जो पानी है सेल के अंदर घुसता जाएगा, और ऐसे जो आपका पानी घुसता जाएगा, ठीक, और आप मोटे होते जाओगे, सेल मोटी होती जाएगी और भम से फट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मार सकते हैं। इन्फ्लामेशन से कैसे? ठीक है, फुला फुला के मारो, ठीक है। या तो आप कोई केमिकल रिलीज कर दो और सेल फट जाए, या तो पानी भर जाए तो फट जाओ, या तो क्या करे? ध्यान से सुनना, या तो देखो ध्यान से, मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, ठीक है। इसके अंदर भाई साहब इन्फेक्शन बैठा हुआ है, या ये मान लो कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इसके चारों तरफ लग जाए ऐसे, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यहाँ लग जाए। अब यहाँ पर घूम रहा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर घूम रहा मैक्रोफेज, ही मैं आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर घूम रहा मैक्रोफेज, अभी इसको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर इन्फेक्शन है, पर जैसे ही आपके बैक्टीरिया के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन लगे, वैसे इस मैक्रोफेज को आइडेंटिफाई हो गया कि ये तो यहाँ बैठा हुआ है। ये मैक्रोफेज यहाँ से घूमता हुआ, ठीक है, घूमता हुआ आएगा और इसको पूरा इंगल्फ कर लेगा। क्लियर हो गई बात? और ये इसको पूरा इंगल्फ कर लेगा। क्लियर हो गई? डन हो गई इतनी बात? ये इसको खा लेगा। दिस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। साइटोसिस। क्लियर हो गई इतनी बात? डन। तो व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज नथिंग। Why they are called as complement system? Because ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक के बाद एक एक्टिव होते हैं। कितने प्रोटीन होते हैं बच्चों? 30 होते हैं। कहाँ बनते हैं बच्चों? लीवर में बनते हैं। कहाँ घूमते हैं बच्चों? ब्लड में घूमते हैं, ठीक है। किस मैनर से क्लिक करते हैं? या तो पानी भर, ये क्या करेंगे? पोर्स क्रिएट कर देंगे, परफोरिन्स रिलीज करेंगे। परफोरिन्स आर द केमिकल जो सेल वॉल में क्या क्रिएट कर देता है? पानी, ठीक है, पोर्स। उसके बाद पानी अंदर भरता जाएगा, सेल फट जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कैसे किल कर सकते हैं? बाय द फैगोसाइटोसिस। ये उस इन्फेक्शन सेल के चारों तरफ बाइंड हो जाएंगे जाके, जिससे मैक्रोफेज को पहचानने में आसानी मिलेगी। ओ तू उधर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ओ ये तो यहाँ बैठा हुआ बैक्टीरिया, और उसको जाकर किल कर देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? इसमें कोई अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
डन. सो दीज प्रोटीन ऑल्सो प्रिवेंट द एक्सेसिव डैमेज ऑफ द होस्ट टिश्यू. अब होगा ये कि जैसे मान लो कि इसको यहीं पर क्लियर कर दिया गया, बैक्टीरिया को यहीं पे खा लिया गया, नहीं तो ये बैक्टीरिया इधर जाता, एक से फिर ये दो बनाते, फिर ये और सेल को इन्फेक्शन करते. तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पूरे ब्लड में घूमते रहते हैं और इनको जब भी ये समझ में आता है कि यहाँ पे बैक्टीरिया घुसा है, इसके चारों तरफ जाके वहाँ बैठ जाते हैं. ओ हम यहाँ बैठे हुए, इसको पकड़ के इसको जाने नहीं देंगे, तुम लोग इधर आओ, इधर बैठे, हम इधर कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं बैठे, तुम आओ और हमको पकड़ लो. और जैसे ही पता चलता है बॉडी को कि ये तो यहाँ बैठा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जुड़ा हुआ, मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम ही है चिपको चिपको, इससे चिपक जाओ, उससे चिपक जाओ, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो. किसको? इन्फेक्शियस सेल को, बैक्टीरिया को पकड़ो और बैठे रहो, इनको जाने मत दो, क्योंकि अगर ये गए तो ये सबको इन्फेक्शन करने लगेंगे. और जैसे ही इनने जो है बैक्टीरिया को पकड़ा, वैसे मैक्रोफेज ने आकर घपका और उसे खा पी के फुर्सत हो गया. क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? ठीक है, चलिए. सो दिस इज इट. नाउ मैं आपको बता रही थी तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम कैसे करते हैं. या तो ये फैगोसाइटोसिस कर ले, ठीक है, या तो ये सेल को फाड़ दे, ठीक है, या तो ये जो होते हैं, ध्यान समझना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होते हैं दे विल एक्टिवेट द मास्ट सेल. ठीक है, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के सिस्टम क्या करते हैं, दे विल एक्टिवेट द मास्ट सेल. जैसे ही मैं एक्टिवेट करेंगे मास्ट सेल को, मैंने क्या बोला कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होते हैं 3 तरीके से मार सकते हैं. पहला मैंने आपको क्या बताया कि सेल के अंदर पानी भरो 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 भरो, इन्फेक्शियस सेल के अंदर भरते जाओ, सेल फट जाएगी, एक मर गया. दूसरा, चारों तरफ उसके बाइंड हो जाओ, उसको खा लेगी. तीसरा मैंने आपको इन्फ्लामेशन बताया. इन्फ्लामेशन कैसे होता है, आप देखो कि जो आपका ये होते हैं, जो क्या नाम से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे मास्ट सेल एक्टिव हो जाती हैं. अब ये मास्ट सेल कहाँ होती हैं, मास्ट सेल, अभी इन्फ्लामेशन में पढ़ाऊंगे इसके बारे में. तो कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स होते हैं ये काम क्या करते हैं कि जो ब्लड के अंदर घूम रहे कुछ मास्ट सेल होती हैं, मास्ट सेल विल हेल्प इन द इन्फ्लामेशन, तो ये उनको एक्टिवेट कर देते हैं. द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स विल रिलीज सम केमिकल्स, द केमिकल विल एक्टिवेट द मास्ट सेल. और ये जो, अब ये मत सोचो कि कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, नहीं, बस ये याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स विल एक्टिवेट द टॉक्सिन्स. टॉक्सिन मतलब केमिकल्स, ठीक है, द केमिकल, टॉक्सिन नहीं, केमिकल याद रखो. केमिकल विल एक्टिवेट द मास्ट सेल. मास्ट सेल क्या कर देता है कि मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को बढ़ा देता है, मतलब थोड़ा सा वैसोडाइलेटर होता है मास्ट सेल, क्योंकि मास्ट सेल एक केमिकल निकालता है जिसको हम कहते हैं हिस्टामाइन. ठीक है, ये हिस्टामाइन आपका जो ब्लड वेसल होता है उसको क्या करता है, थोड़ा सा वो करता है, मतलब फैला देता है परमिबिलिटी, और उस जगह पर बहुत सारे WBCs आ जाते हैं जिससे इन्फेक्शन किल हो जाता है. ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही थी कि भैया इन्फ्लामेशन कर करके भी ये मार सकते हैं किसी इन्फेक्शन को. ठीक है, इन्फ्लामेशन जब होता है तो उस जगह पर बहुत सारे WBCs आ जाते हैं जिससे इन्फेक्शन किल होता है. तो इन्फ्लामेशन जो है वो भी करा सकता है आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन. ठीक है, समझ में आई बात. तो ये 3 तरीकों से इन्फेक्शन को मार सकते हैं. या तो पानी भर भर के सेल को फाड़ दो, या तो उसे खा लो, या तो तुम किसी और सेल को बोलो कि तू जाके हिस्टामिन रिलीज कर, ज्यादा ब्लड वेसल मोटी होंगी, उस जगह पे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा WBC आएंगे तो ज्यादा इन्फेक्शन को खाया जाएगा. तो इनडायरेक्टली ये इन्फ्लामेशन करके भी इन्फेक्शन को मार देता है. तो 3 तरीके से इन्फेक्शन को मारता है. उम्मीद कर रही हूं मैं कि समझ में आ गया होगा ये. ठीक है, समझ, एक बार रिवाइज कर ले. 30 प्रोटीन एक के बाद एक एक्टिव होते हैं, लीवर में बनते हैं, ब्लड में घूमते रहते हैं. जैसे इनको पता चलता है कि इन्फेक्शन आ गया है, ये जो है 3 तरीके से मार सकते हैं. या तो फाड़ दें, या तो खा लें, या तो मास्ट सेल को बोले जा तो हिस्टामिन रिलीज कर, ज्यादा WBC वहां पे बढ़ा और मरवा. ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं एक और बैरियर के बारे में, विच इज द इन्फ्लामेटरी बैरियर. ठीक है, इन्फ्लामेटरी बैरियर को मैं सेलुलर बैरियर में क्यों कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब आपको समझना है बात को मेरी कि इन्फ्लामेशन करता कौन है. चलिए इन्फ्लामेशन शुरू कर लें. आइए, मजा आएगा. इन्फ्लेमेशन इज अ गुड थिंग. फिर एक बार पूरा रिवाइज करवा दूंगी आपको. इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है बच्चों जी, स्वेलिंग. ठीक है, स्वेल हो गया है बॉडी आपका. ठीक है, अब ये मान लो ये दीवाना मस्ताना भूषण जा रहे थे. ठीक है, ये भूषण की ब्लड वेसल है. अब ये दीवाना मस्ताना भूषण जा रहे थे और इनको पीछे से किसी ने धक्का मार दिया. दुश्मनों की कमी नहीं है. इसको पम्मी नाम के एक लड़के ने धक्का मार दिया क्योंकि इसने कल उसको चाटा मारा था. ठीक है, तो धक्का मार दिया तो भूषण की जो पैर की ब्लड वेसल है फट गई. ठीक है, अब पैर की ब्लड वेसल फट गई. ठीक, भूषण जो है घर में गया और उसने मुझे फ़ोन लगाया, मैडम यहाँ बहुत सूजन है. तो मैंने कहा सूजन तो ठीक है, पर कल मुझे इन्फ्लेमेशन पढ़ाना है तो वो मैं पढ़ाऊंगी. अब भूषण की जो ब्लड वेसल फटी, ध्यान से सुनो, इधर देखो, भूषण की यहाँ से ब्लड वेसल फट चुकी है. ठीक है, उसको ब्लड ही ब्लड आया जा रहा है, बेचारा रो रहा है.
ठीक है, रोने दो उसको, क्या करना है, जो है गलत कार्य का जो असर गलत ही होता है। तो अब क्या होगा वो ध्यान से सुनो अब ध्यान से सुनो, अब होता ये है कि जब स्किन फटी तो यहाँ से बहुत सारे बैक्टीरिया भी अंदर एंट्री ले सकते हैं, इज़न्ट इट। जब स्किन फटी तो यहाँ से बहुत सारे बैक्टीरिया भी एंट्री ले सकते हैं भैया, जमीन में गिरा तो जमीन में तो भर भर के बैक्टीरिया होते हैं। अब क्या होगा, अब होगा ये कि आपकी जो ब्लड वेसल है, लेट मी ड्रॉ द ब्लड वेसल इन द बिगर मैनर, अदरवाइज भूषण का मैकेनिज्म मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना, कि भूषण ने पम्मी को मारा तो भूषण के साथ क्या क्या दुर्दशा हो सकती है। आप देखो, अब ये भूषण की जो ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर घूम रही है एक विशेष प्रकार की सेल्स, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे ही ध्यान से सुनना, जैसे ही इंजरी हुई, दिस इज द साइट ऑफ इंजरी बच्चों, ठीक है, जैसे ही इंजरी हुई वैसे ही एक महारानी को मैसेज गया, ठीक है, एक महारानी को मैसेज गया, और उस महारानी का नाम है महारानी महालिंगम, उस महारानी का नाम है मास्ट सेल, ठीक है, महारानी का नाम क्या है बच्चों जी, मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल, ठीक है। और किसको मैसेज गया, और भी बहुत सारे लोगों को मैसेज गया, किसको, ये सारे मैसेज गए इनके आसपास पड़ी हुई WBCs को, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है, कौन सी WBC, बुरोसाइट और न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये WBC पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे इंजरी हुई तो ब्लड के थ्रू सारे मैसेज जो हैं इनको गए। अब आप देख रहे हो कि मैसेज जो है वो सारी सेल्स को ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइन्स, व्हेनेवर वी सेंड द मैसेज फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइन। तो यहाँ पर इंजरी हुई है और इन सबको वहाँ लड़ने जाना है। क्लियर हो गई बच्चों बात इतनी, ठीक है। अब होता ये है कि एक सेल को मैसेज मिल गया, दूसरे को कैसे मिले, तो साइटोकाइन्स की मदद से, दीज आर द केमिकल जो कि जनरली हम जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब ये सेल टू सेल मैसेज होता है, अब सारी WBC ओ चल रही, उधर मारने चलना है भूषण को, जो है तो जो है वहाँ पे खराब हो सकती है उसकी हालत, तो सारे लोग एक दूसरे से मिलकर जो है वहाँ पहुँचने के लिए सारी तैयार हो गई हैं, ठीक है। अब ये जो बहन जी लोग हैं ये सब इस जगह पर आकर बैठी हुई हैं, पर ध्यान समझना अभी निकल नहीं सकती। अब ये जो है महारानी महालिंगम, ये एक प्रकार का केमिकल रिलीज करेगी, ठीक है, दिस महारानी महालिंगम विल रिलीज द केमिकल, ठीक है, बैक्टीरिया को ब्लैक से बनाया था तो उसको रेड से बना लेती हूँ। तो ये महारानी महालिंगम एक केमिकल रिलीज करेगी और इस केमिकल का नाम है बच्चों जी हिस्टामाइन। क्या है, हिस्टामाइन, क्लियर। ये हिस्टामाइन एक प्रकार का वैसोडाइलेटर होता है, ठीक है, क्या होता है, वैसोडाइलेटर, ठीक है। जैसे ही महारानी महालिंगम, जैसे ही आपका हिस्टामाइन यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होंगी, ये जो कहानियाँ जो आपकी इस ऊपर की जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो होगी डायलेट, यहाँ पर डायलेशन लिख देती हूँ मैं, डायलेशन। अब यहाँ पर डायलेशन होगा तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा बच्चों जी, ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, ठीक है, क्या लिख रही हूँ यार, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर जो WBC है वो धड़ 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 करके इस जगह पर आके कलेक्ट होंगी और फैगोसाइटोसिस करेंगी, ठीक है, फैगोसाइटोसिस करेंगी। अब क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर दिए हैं इस ऊपर वाले सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पर भर भर के ब्लड जो है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स को ऐसा डायलेशन बना देते हैं, डायलेट ब्लड वेसल्स हो गई हैं, फैल गई हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड जो है सर्कुलेट होने लगेगा, ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा WBCs आएंगी यहाँ पे इन्फेक्शन को खाने के लिए, फैगोसाइटोसिस करने के लिए, और वहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होगा, तो उस जगह पे आपको रेडनेस दिखाई देगी बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है, उस जगह पर आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, जो हीट फील होगा इसलिए फील होगा क्योंकि कंटिन्यूसली फाइटिंग चल रही है इन बिटवीन द WBC एंड द इन्फेक्शन, ठीक है। कौन से WBCs आएंगे, न्यूट्रोफिल सबसे पहले, उसके बाद मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है, मोनोसाइट विल कन्वर्टेड इनटू द मैक्रोफेजेस। इन सबको कौन जो है उस जगह पर ज्यादा धकेलने का काम कर रहा है, मास्ट सेल वैसल फैला दी, जैसे ज्यादा से ज्यादा जगह उस जगह पर WBCs आ रही हैं। जब तक घाव रहता है, जब तक इन्फ्लामेशन है, वो रेडनेस रहेगा, आपको उस एरिया में दर्द होगा, आपको गर्म लगेगा, पर जैसे जैसे चीजें सूखती जाएंगी द एरिया विल कन्वर्टेड इनटू द पस, क्योंकि जब लड़ाई हुई तो यहाँ पर बहुत सारी जो WBC हैं, जो न्यूट्रोफिल है, वो मर गई हैं, एंड द न्यूट्रोफिल गेट कन्वर्टेड इनटू द पस, ठीक है, पस बन जाएगा, दिस इज द इन्फ्लामेशन, ठीक है, ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन। आओ अब आपको पूरा मैकेनिज्म समझा देती हूँ, ठीक है, वो डायग्राम आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बहुत बढ़िया डायग्राम लेके आई हूँ, ठीक है। सो इन्फ्लामेशन एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, नेचुरल किलर सेल्स भी एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स देने वाली सेल्स हैं। नेचुरल किलर सेल्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि कुछ भी कर लो आप,
ठीक है। इन्फेक्शन अंदर नहीं फैलना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट वहीं पे रोक देता है, अंदर नहीं जाने देता, बाय द फाड़ो, बाय द खा जाओ, बाय द इन्फ्लामेशन, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं उन सेल को ही मार डालती हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन है, ये उन सेल को खराब सेल्स को जो है सर्कुलेट नहीं होने देती ताकि दूसरे सेल्स को इन्फेक्शन ना हो। तो बेसिकली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनेट इम्यूनिटी कि एक छोटे बच्चे में कभी भी इन्फेक्शन जो है वो जो है फैले नहीं तो दिक्कत हो सकती है, और कुछ समय के बाद तो बच्चा अपनी खुद की इम्यूनिटी डेवलप कर ही लेता है, ठीक है। नाउ तो इन्फ्लामेशन जो है ये एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स है जो जन्म से हमको मिला हुआ है और बॉडी को डैमेज से बचाते हैं बाय द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इज एन अटेम्प्ट टू डिस्पोज द माइक्रोब्स। व्हाट इज द रोल? इन्फ्लामेशन का काम क्या है? इन्फ्लामेशन का मेन काम ये है कि हमें जो आपके शरीर में जो ब्लड में माइक्रोब्स घूम रहे हैं उन्हें भगाना है, उन्हें हटाना है, ठीक है। अब माइक्रोब्स घूम रहे हैं, टॉक्सिन घूम रहे हैं, फॉरेन मटेरियल घूम रहे हैं, उन सबको हमें फ्लश आउट करना है, ठीक है। तो हमें किसी भी तरीके से जो है फ्लश आउट का मतलब ये होता है कि उन्हें अंदर नहीं आने देना है, मतलब जो जहां पर है उसको वहीं से हटा दो, ठीक है। एट द साइट ऑफ इंजरी टू प्रिवेंट द स्प्रेड टू अदर टिश्यू। ये मैंने आपको बोला कि व्हाट इज द अटेम्प्ट, क्या है इन्फ्लेमेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिस्पोज द माइक्रोब्स, टॉक्सिन और द फॉरेन मटेरियल एट द साइट ऑफ इंजरी टू प्रिवेंट द स्प्रेड टू अदर टिश्यूज। हमें टिश्यूज को जो है फैलाना नहीं है। आफ्टर इंजरी ब्रोकन मास्ट सेल्स, ठीक है, जो मास्ट सेल्स हैं, जैसी मास्ट सेल को सेंसेशन मिलेगा, द ब्रोकन मास्ट सेल रिलीज द, ब्रोकन मास्ट सेल मतलब जब साइट ऑफ इंजरी होती है तो मास्ट सेल जो है हिल जाती है, टूट जाती है, तो वो हिस्टामिन रिलीज करती हैं जिससे कैपिलरी डायलेट हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन उस जगह पर आ जाता है। क्लियर है? ठीक है। नाउ अभी मैं डायग्राम में आखिरी में पढ़ाऊंगी, जहां पर ज्यादा ब्लड फ्लो होगा जिसकी वजह से वो एरिया आपको रेड दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एरिया है ज्यादा से ज्यादा जब ब्लड वेसल डायलेट होंगी तो द एरिया ऑफ इंजरी में ज्यादा फ्लूइड आएगा। दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? नाउ अब मैं आपको मैकेनिज्म समझा देती हूँ, ध्यान से सुनो। जब भी आपका बैक्टीरिया अंदर घुसा, ठीक है, ये बैक्टीरिया केमिकल सिग्नल लेके आया, ब्लड वेसल अभी चल रही थी, ठीक है, ब्लड वेसल फूल गई, डायलेट हो गई, क्योंकि ब्रोकन मास्ट सेल ने क्या रिलीज किया बच्चों जी? हिस्टामाइन, और ज़्यादा से ज़्यादा WBC जो है उस जगह पर आके कलेक्ट हो गई और उस जगह पर जो है इन्फेक्शन को खा लिया। मतलब इन्फेक्शन जो है वो ब्लड तक आ ही नहीं पाया, वो उसी साइट ऑफ इंजरी में खा लिया गया। क्लियर हो गई बच्चों इतनी बात? फीवर मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। नाउ अब मैं आपको आखिरी इन्नेट बैरियर समझा रही हूँ, विच इज अ साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर वैसे तो 3 टाइप के हैं, ठीक है। वन इज द इंटरल्यूकिन्स, वन इज द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, वन इज इंटरफेरॉन। पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? इंटरफेरॉन पढ़ना है। चलिए देखते हैं साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है। साइटोकाइनिन बैरियर कुछ नहीं है बच्चों, सेल टू सेल मैसेज होता है, ठीक है। मुझे बोलना है मेरे लिए पानी ले आओ, तो मेरी आवाज किसी सामने तक पहुंच रही है और वो मेरे लिए पानी लाके दे देगा। मेरे लिए खाना ले आओ, तो आवाज पहुंच रही है, वो खाना ले आएगा। पर सेल थोड़ी चिल्लाएंगी यार, ये सुन रहे हैं मेरा हाथ दर्द हो रहा है, आके दबाना तो जरा, ये सुन रहे बाजू वाली को इन्फेक्शन हो गया, चल भागना तो जरा। तो कैसे बताएं वो एक दूसरे को मैसेज कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ से जाना है? तो वो बताती हैं बाय द साइटोकाइन्स। क्लियर? साइटोकाइन्स आर द केमिकल मैसेंजर जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और हमें जो, चलो शुरू करते हैं यार, ठीक है, शुरू कर देते हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया ना आपको? ये क्लियर हो गया ना इन्फ्लेमेशन? सो इन्फ्लेमेशन जो है वो मास्ट सेल जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इसमें जो है किल करने के लिए WBC बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। दैट इज वाई हम इसको सेलुलर बैरियर के अंदर पढ़ रहे हैं। पर इन्फ्लामेटरी बैरियर एक अलग ही प्रकार का बैरियर है जो जन्म से आपको मिला होता है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं आखिरी बैरियर विच इज द साइटोकाइनिन बैरियर, ठीक है। चलिए देखते हैं साइटोकाइनिन बैरियर क्या है। ये बेसिकली 3 प्रकार के साइटोकाइनिन्स होते तो बहुत सारे हैं, पर आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है, ठीक है। 3 मेजर कैटेगरी में बता दूं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। डन। नंबर 2 मेरे बच्चों, नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है इंटरल्यूकिन्स। अब इंटरल्यूकिन्स तुमको पता है कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के, ठीक है। TNF कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। इंटरल्यूकिन्स, ठीक है, और इंटरफेरॉन्स। आपके सिलेबस में, ठीक है, ये वाला पढ़ना, इंटरफेरॉन। शुरू करें इसे, इंटरफेरॉन्स के बारे में। बड़ी ही बेहतरीन चीज है, शानदार चीज है इंटरफेरॉन। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ बच्चों। देखो क्या होता है इंटरफेरॉन्स। मान लो कि एक कमला नाम की सेल है, ठीक है, ओके, कमला, ठीक है, कमला नाम की एक सेल है, ठीक है। अब इन बहन जी को वायरस का कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये कमला
कमला की बहन यहाँ पे बिमला को भी बिठाओ, बिमला, बिमला की बहन शिमला को भी बिठाओ, शिमला की बहन को चमला को भी बिठाओ, और कौन सा नाम आता है यार, और गमले को भी बिठा दो, ठीक है, और श्यामला को भी बिठा दो, ये बहुत सारी बैठी हुई हैं, ठीक है, कमला, बिमला, चमला, गमला, श्यामला सब बैठी हुई हैं। अब कमला को एक वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कमला जो है, कमला इन्फेक्टेड, कमला इज क्राइंग बिकॉज शी इज इन्फेक्टेड विद द वायरस, ओ हो, ठीक है, कमला को वायरस का इन्फेक्शन हो गया। अब ये कमला परेशान है भैया कि ये बिमला को कैसे बचाए, ठीक है, ओ हो। अब देखो अपन लोग तो जो है स्वार्थी लोग हैं यार, ठीक है, अपन लोग स्वार्थी हैं, हम लोग नहीं बचाते, हम तो भैया अपना जो है अपने आप बचाते हैं और अपन तो भाग लेते हैं, ठीक है, अपन को पर ऐसा नहीं होना चाहिए, अपन को ऐसा होना चाहिए जैसा भी ये काम करेंगी। बिमला के बाद शिमला को कैसा बचाया जाए, शिमला के बाद गमला को कैसे बचाया जाए, गमला के बाद श्यामला को कैसे बचाया जाए, और कौन है, और क्या नाम रख दूँ यार, और क्या, तो मुझे नाम ही कुछ नहीं याद आ रहा है, पिपला नाम रख देते हैं, पिपला को कैसा बचाया जाए, इन सबको कैसे बचाया जाए। कमला तो इन्फेक्टेड हो गई, पर वो चाह रही है कि उसकी जो ये 4-5 बहनें हैं इनको बचाया जाए, कैसे क्या करे। अब कमला जो है ये क्या रिलीज करेगी, कमला रिलीज करेगी केमिकल, केमिकल रिलीज करेगी, जो वायरस जिसको कमला को इन्फेक्टेशन हो गया, अब ये जो कमला है ये रिलीज करेगी एक केमिकल, इट इज कॉल्ड एज साइटोकाइन, और इस केमिकल का नाम है मेरे जिगर के टुकड़ों इंटरफेरॉन। अब मैंने अभी आपको पहले ही क्या समझाया था कि इंटरफेरॉन जो आपके साइटोकाइन होते हैं क्या होते हैं, सेल टू सेल मैसेज करते हैं। अब ये इंटरफेरॉन इसके पास जाएगा, फिर यही इंटरफेरॉन इसके पास जाएगा, फिर इससे इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा। अब पिपला तक को ये मैसेज पहुंच गया है कि कमला भैया इन्फेक्टेड हो सकती है, इन्फेक्शन अपने को भी हो सकता है। ये पिपला तक की कहानी जो है ये आपको क्लियर हो गई। नाउ ये बड़ी इंटेलिजेंट है ये लोग, ये पता क्या करेंगी, दे स्टार्ट रिलीजिंग द एंटीवायरल प्रोटीन्स। समझ में आ रही बात मेरी कि नहीं आ रही है? देखो ये निकालने लगेंगे प्यारे बच्चों एंटीवायरल प्रोटीन्स, ठीक है, ये सारी सेल्स निकालने लगेंगी एंटीवायरल प्रोटीन, क्योंकि कमला ने इनका जीवन बचा लिया है, ठीक है, ये सारी सेल्स एंटीवायरल प्रोटीन निकालने लगेंगी। तो अगर इनके पास वायरस आया भी तो ये उन्हें पहले ही किल कर देंगी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन कमला से आ चुकी है। ये भी एंटीवायरल प्रोटीन, ये भी एंटीवायरल प्रोटीन्स, ये भी एंटीवायरल प्रोटीन, सारी एंटीवायरल प्रोटीन्स निकालने लगेंगी। तो इनको मैसेज कहाँ से मिला? इनको मैसेज मिल रहा है इस इंटरफेरॉन से, जो हर सेल के पास जाता जा रहा है और मैसेज देता जा रहा है कि अपनी जान बचा लो, क्योंकि कमला तो नहीं बचा पा रही है। समझ में आई बात? So viral infected cells releases some chemical called as interferon. ये black वाला is the interferon, लिख दिया मैंने। So viral infected cells releases the interferon. These interferon, listen to me very carefully, क्या बोल रही हूँ मैं? These interferons are the chemical messenger which moves from cell to cell to cell to cell to cell. एंड दी सेल रिकॉग्नाइज कि वायरस आने वाला है, बचो, धरती खत्म होने वाली, भागो यहाँ से, और ये रिलीज करने लगती हैं एंटीवायरल प्रोटीन्स। तो अगर वायरस यहाँ मूव करने की कोशिश भी करे तो एंटीवायरल प्रोटीन उसे मारते जाते हैं। बिमला, शिमला, कमला, गमला, बिमला, शिमला, श्यामला, गमला, पिपला, ये सब बच जाएंगी। तो इसने इन सब की जान बचा ली बाय द मैसेजिंग। दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइंस। क्लियर हो गया बच्चों? पढ़ लें इसको। दिस इज क्लियर? फोटो खींच लो, मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन आ जाता है। इट इंक्लूड्स द इंटरफेरॉन्स, अ टाइप ऑफ प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल which protect the uninfected cells, जो कि वायरस से इन्फेक्शन, जो which can be infected after some time, ठीक है। Interferon will act by the inhibiting the viral replication as they stimulate the synthesis of enzyme which inhibit the synthesis of protein and required for the synthesis of protein required for the replication of virus, ठीक है। तो बेसिकली इंटरफेरॉन क्या करते हैं? मैसेज करते हैं और उनसे वो सारे प्रोटीन्स बनवा लेते हैं बाकी सेल से, जो किसी भी वायरस को के रेप्लिकेशन को रोकने के लिए जरूरी होते हैं, विच इज द एंटीवायरल प्रोटीन्स, ठीक है। ये बताया मैंने।
सो दैट दे यूज टू कंट्रोल द वायरल डिजीज बट दे डू नॉट किल द वायरस। समझ में आई बात? ये इन्फेक्शन से बचाते हैं अपने आप को। अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको मार नहीं सकते। जैसे कमला जो थी, ये इसको इन्फेक्शन हो गया, अभी ये बच नहीं सकती है, तो हम इस वायरस को मार नहीं सकते, पर अगर हमारे पास आ रहा है तो हम उससे पहले ही एंटीवायरल प्रोटीन जो होते हैं वो बना कर रखे रहते हैं कि अगर तू आएगा भी हमारे पास तो हम तो तेरे को जो है आने ही नहीं देंगे अंदर। तू आ जाएगा तो फिर तो तू रेप्लिकेट कर लेगा, तो हम तुझे अंदर ही नहीं आने देंगे, क्योंकि इंटरफेरॉन से हमको मैसेज मिल गया है, हम अपने एंटीवायरल प्रोटीन्स बना बना के रखते जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। नाउ देखो इंटरफेरॉन्स ने क्या किया, इसको तो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, इसने इंटरफेरॉन निकाला, इसको बचाया, ठीक है, इसको बचाया, इसको बचाया, तो इसने क्या किया, देखो सब जगह इंटरफेरॉन बाइंड हो गए हैं, तो सिग्नल नाइबरिंग इन अनइन्फेक्टेड सेल्स टू डिस्ट्रॉय द आरएनए एंड रिड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इंटरफेरॉन से हर सेल अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकती है। सिग्नल्स नाइबरिंग इन्फेक्टेड सेल टू अंडरगो द एपोप्टोसिस, या तो अपने आप को ही मार डालेगी वो। तो इंटरफेरॉन्स जो होते हैं बेसिकली वो ये बताते हैं कि बचो तुम लोग, हम तो नहीं बच पाए। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? सो अभी तक हम लोगों ने पूरे बैरियर्स पढ़ लिए बच्चों, पूरे बैरियर्स वी हैव डन। We have done the barriers of what? Innate immunity। चलो एक बार और देख लेते, रिवाइज कर लेते। चलो बच्चों जी, तो अब हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी। उससे पहले एक बार रिवाइज कर ले। सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। तो एक बार अपन शुरू करते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमने स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। म्यूकस मेम्ब्रेन हर जगह प्रेजेंट होती है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होते हैं, सिक्रीशंस हो गए, एसिड हो गया, आपके एंजाइम्स हो गए, आपका फीवर हो गया, आपका बहुत सारे और भी बाइल हो गया आपका, ठीक है, स्वेट हो गया आपका, सीबम हो गया, इन सब सिक्रीशन से जो प्रोटेक्शन होता है उसको फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर पढ़ा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पढ़ा सेलुलर बैरियर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया न्यूट्रोफिल्स के बारे में, मैक्रोफेजेस के बारे में, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में, इन्फ्लामेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपके इंटरफेरॉन्स के बारे में, मतलब जिसको साइटोकाइन भी कहते हैं अपन। सो इतने सारे बैरियर्स हम लोगों ने पढ़े जो हमको जन्म से ही मिले होते हैं। अब मेरे प्यारे लल्ला, मेरे जिगर के टुकड़ो, एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लो, देखो ये क्या कहना चाहती है। हालांकि वही कहेगी, वही जो तुम्हारी शिप्रा मैम ने कहा है। Every day we are exposed to large number of infectious agents. However, only a few of them causes disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from the most of the foreign agents. ठीक है, कुछ ही क्यों कर पाते कि कुछ ज़्यादा ही तगड़े होते हैं इम्यूनिटी से, ठीक है, जिसको इम्यूनिटी नहीं पहचान पाती, जिसको इम्यूनिटी नहीं किल कर पाती, वो आपको इन्फेक्शन कर देते हैं। द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ओवरऑल द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम और द इम्यूनिटी। ये डेफिनेशन को याद कर लेना, ये पढ़ा भी चुकी हूं मैं। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड योर सेल्फ बाय द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। दो प्रकार की होती है, एक जन्म से मिली होती है इनेट, और जन्म के बाद एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी आज हमने कंप्लीट किया है। इनेट इम्यूनिटी जो होती है, इट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये कैसा डिफेंस है बच्चों? ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है और ये टाइम ऑफ बर्थ से प्रेजेंट होता है। इसमें डिफरेंट टाइप के बैरियर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर स्किन होता है, जिससे कि कभी भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री नहीं ले पाता। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होते हैं ये किसी सिक्रीशन से बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, जैसे स्टमक का एसिड, सलाइवा इन द माउथ और ईयर्स फ्रॉम द आईज, सीबम, स्वेट, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। सेलुलर बैरियर कौन से होते हैं? जो किसी सेल से प्रोटेक्ट करते हैं अपनी बॉडी को, जैसे कि आपके कौन कौन से हो गए, आपके न्यूट्रोफिल्स और आपके मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, एक टाइप का लिम्फोसाइट्स ही होता है, ठीक है। इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेज इन द टिश्यूज कैन फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। उसके बाद होते हैं साइटोकाइन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट द प्रोटीन कॉल्ड एज इंटरफेरॉन्स व्हिच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। एनसीईआरटी क्लियर हो गई, एक एक लाइन एक एक शब्द। आई होप कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरीथिंग बच्चों। आई होप आपको मजा आ गया होगा पढ़ के, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी का हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दिया, आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, जिससे भी क्वेश्चन आता है वो सारे एक्सप्लेन कर दिए। बस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मुझे बताना है कि आप हर टॉपिक के बाद कुछ सवाल सॉल्व करना चाहते हो क्या, और अगर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास से लेके आऊँगी। उम्मीद कर रही हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर चाहते हैं तो विजिट करिए ना, भूल के जा रहे हो, मैग्नेट ब्रेन्स। क्लास 12 पे जाना, मेरी फोटो पे क्लिक करना, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई है, बार बार तुम्हारी रिक्वेस्ट से प्लेलिस्ट सही भी करवा दी, और जाओ और देखो और एंजॉय करो। मेरे ख्याल से इतना बेहतरीन लेक्चर कोई नहीं पढ़ाया होगा,
ठीक है, इनेट इम्यूनिटी हम लोगों ने कंप्लीट किया। उम्मीद कर रही हूँ कि इसको पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। बैरियर्स जो हमें जन्म से मिले होते हैं उन्हें हम आपके इनेट इम्यूनिटी के अंदर पढ़ते हैं। बहुत सारी सेल्स आपको जन्म से मिली होती हैं जो कि प्रोटेक्शन देने का काम करती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि ज़रूरी नहीं कि सब कुछ जन्म से मिला हो, कुछ जन्म के बाद के लिए भी तो छोड़ दो, और जो चीज़ जन्म के बाद के लिए उसको हम एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं बच्चों, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।